हमारे घर में आज तक किसी ने आर्ट्स भी नहीं लिया, जिन्होंने कभी भी फोन नहीं किया था, उन्होंने भी फोन किया और बोला कि इतने पैसे खर्च हो गए इस डिग्री के लिए। जैसे ओसीडी है मेरे पास, तो ओसीडी वाले 90% तो सेल्फ डायग्नोस्ड ही आते हैं। गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस क्या होता है? तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ही स्ट्रेस की डेफिनेशन बनती जा रही हूँ। ये अमाउंट है स्ट्रेस का जो ठीक ठाक है और होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि इग्नोरेंस एक सही तरीका है। ये हर जगह पे नहीं चलता। रिलेशनशिप में कितना काम करता है इग्नोरेंस? तो ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। लड़ाइयाँ तो आजकल ज़्यादा हो रही हैं घरों में। एक दूसरे के पास बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो एक दूसरे को समझेगा कैसे? सोशल मीडिया ने हमसे छीन ली। उसने छीनी नहीं है, हमने दिया है उसे, हमने गिफ्ट किया है। सब लोग अपने में खोए हुए हैं। खोए नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने आप को खो दिया है। योगा इंटरनेशनल हो गया है, ब्रीदिंग टेक्निक्स इंटरनेशनल हो गई हैं। मेडिटेशन भी हेल्प कर देती है काफ़ी। ऐसे नहीं है कि आप रात को 12 बजे सो रहे हो, बियर पी के सो रहे हो, सुबह उठ के फ़ोन देख रहे हो, बोलो कि नहीं मुझे तो मेडिटेशन करना था। यू हैव ऑल्सो डन वेरी वेल, आपको अगली बार ले लेंगे, ये नहीं काम करता है। मैंने स्कूल में भी बहुत जॉब की है, जिसको हम जेन जी बोल देते हैं। 12th स्टैंडर्ड का बच्चा का ब्रेन जो है वो कैसे सोचता है। स्कूल काउंसलर्स ADHD की पहचान ऐसे करते हैं कि किन बच्चों को क्लास से बाहर निकाला जाता है। टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। जब उनको लगता है कि हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए, किसी की भी एक्सपेक्टेशन पर हम नहीं उतर पाए, तो फिर हमारी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रह गया। रोज़ सुनना है, रोज़ सुनना है, रोज़ सुनना है, रोज़ सुनना है, इससे अच्छा है कि एक ही बार। पेरेंट्स समझते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके लिए सक्सेस है पैसा। जो पेरेंट्स बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है, या आई वोंट शाई अवे सेइंग कि इतनी गंदी हो चुकी है। इसको डरावने सपने कहते हैं ना, उनको अपने पेरेंट्स के ही डरावने सपने हैं। हम बच्चों को वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों को सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, डिग्रियों के सर्टिफिकेट्स। फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। पैसे कैसे कमाएगा? हमने इतनी गरीबी देखी है। चीज़ें घर से शुरू हो रही हैं अगर देखा जाए तो। घर से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दुकान वाले से, हर एक से हो रही। मतलब उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, उसका घर मेरे घर से चमकदार कैसे? मतलब कंपैरिजन तो हमारे खून में है। हाँ। हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, जी। ठीक ठाक बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, ठीक है? वैसे सुना तो बहुत है मैंने, पढ़ा भी बहुत है, बट कुछ ज़्यादा खास पल्ले पढ़ा नहीं मेरे। तो आप इसको थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाइए हमें कि क्या होता है स्ट्रेस। जी ज़रूर। मेरे काफ़ी सारे पहले इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में जाएं तो वो हमें कहते हैं ना, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ओके। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ही स्ट्रेस की डेफिनेशन बनती जा रही हूँ। पर चलिए, जोक्स अपार्ट, स्ट्रेस जो है एक वर्ड, ये हमने सीखा हुआ है। अगर हम इसको देखें तो स्ट्रेस वर्ड जो मेडिकल डिक्शनरी में है बहुत कम है। उसमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह के वर्ड्स हैं, लेकिन स्ट्रेस बेसिकली उसमें इतना है नहीं। अगर हम स्ट्रेस का बिल्कुल ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, तो जैसे होता है ना खिंचाव, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो पर ये स्ट्रेस कहाँ आया? जो दिमाग में हमारे वो न्यूरॉन्स है ना जी। उसके जो वो लेग होती है, उसका जो हिस्सा होता है पीछे वाला, उसको खींचा जाता है वो, तो उसको कहते हैं कि स्ट्रेस हो गया। अब एक नॉर्मल रबर बैंड है, ठीक है, अब आप उसको थोड़ा खींचेंगे तो वो काम कर जाएगा, पर अगर आप उसको बहुत खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। और जब हम उसको बहुत खींच देते हैं तो वो अपनी इलास्टिसिटी भी घुमा देता है और उसका जो पर्पस होता है वो भी गुम कर देता है। तो स्ट्रेस एग्जैक्टली यही करती है हमारे दिमाग में। तो मतलब वो एक्सोन के उसके टर्मिनल्स को उसने खींचा खींचा, इतना खींचा कि उसकी फंक्शनैलिटी ही ख़त्म कर देती है। अच्छा, और गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस क्या होता है? हाँ जी, गुड स्ट्रेस को हम मेडिकली कह देते हैं यू स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस को कह देते हैं डिस्ट्रेस। ये वर्ड ज़रूर यूज़ होते हैं, बट स्ट्रेस एज सच इतना यूज़ नहीं होता है। गुड स्ट्रेस होता है, जैसे मैं अभी मुझे आपसे मिलना था तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, इन अ वे आई वॉज़ हैप्पी ऑल्सो, बट फिर मुझे ये भी था कि माई क्लोथ शुड बी डन, ऐसे होना चाहिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए।
मतलब दिस इज ये अमाउंट है स्ट्रेस का जो ठीक ठाक है और होना चाहिए, इतना होना चाहिए। जैसे कल जाना है तो अलार्म पर भरोसा करना चाहिए, जी, दिस इज गुड स्ट्रेस। ओके, ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर गुड स्ट्रेस आपको नहीं होगा तो जैसे गेट बंद हो रहा है तो आपको तो इतना भी नहीं होगा कि गेट बंद हो रहा है, मुझे उसके बीच में से निकलना है। ठीक है ना, इतना तो होना चाहिए। दिस हेल्प, ये हेल्प करता है। बैड स्ट्रेस जिसको हम कह देते हैं डिस्ट्रेस, ये वो कंडीशन होती है जब आपका स्ट्रेस लॉन्गर टाइम तक रहता है, मतलब आप बहुत देर तक स्ट्रेस की ही सिचुएशन में रहते हैं। जैसे आज भी है किसी चीज़ का, वही चीज़ का कल भी चल रहा है लेकिन कुछ और ऐड हो गया, फिर चल रहा है लेकिन कुछ और ऐड, मतलब आप स्ट्रेस की ही सिचुएशन में जी रहे हो, तो वो हो जाता है एक तरह से डिस्ट्रेस। मतलब आप 24/7 सिर्फ स्ट्रेस में ही हो। फॉर वन रीज़न और अदर, एक कारण या दूसरे कारण से, या फिर सेम ही चीज़ को लेकर। जैसे यहाँ तक हो गया है कि बस लेनी है और बस में लोग बातें बहुत करते हैं आजकल। आपको पता है ये हमारे मेट्रोस जो हैं दिल्ली में, और जैसे वंदे भारत में हम जाते हैं, ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बन गया है। वंदे भारत कैसे स्ट्रेस का पार्ट है? मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने वंदे भारत चूज़ की, जी, आपने सोचा कि बहुत अच्छी ट्रेन चली है, बहुत कम डिस्टेंस लेती है, चलिए चलते हैं हम वहाँ पे। अब आप वहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हैं ठन के ऐसे करके, और चारों तरफ लोग अपने मोबाइल्स के ऊपर या तो वीडियोस देख रहे हैं, या फिर वो फेस टाइम कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, या फिर वो बातें कर रहे हैं, ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आपने जिस पर्पस से वंदे भारत की थी कि मैं शांति से जाऊंगा, एग्जीक्यूटिव क्लास एंजॉय करूंगा, वो तो मिला वो तो आपका पर्पस गया। नहीं। उसके बाद आप किसी को हम्बली, जिसको कहते हैं ना, मतलब बहुत ही हम्बल डाउन होके कह भी नहीं सकते हैं, बिकॉज जो मेरी एज के अंकल आंटीज हैं तो उनको तो टेक कितना पता नहीं है, और वो फिर वो ऐसा करते हैं, अरे तुमने कैसे कह दिया, मैं तुम्हारी मम्मी के जैसी हूँ, पापा की जैसी। ये है वंदे भारत और स्ट्रेस का तालमेल। नहीं तो फिर मतलब ये तो बात ही आपने बड़ी अच्छी कर दी कि हम सोशल मीडिया में, या हम अगर आपके साथ में बैठ के कोई सोशल मीडिया देख रहा है तो हम बोल नहीं पाएंगे उसे। अगर हम बोल देंगे तो वो हमें ऐसी बात बोलेगा जिससे हमें स्ट्रेस हो जाएगा। हम बोल ही नहीं पाए, चलिए हम एक को बोल देते हैं। मान लीजिए आप मेरे पास बैठे हैं, ठीक है, आप थोड़े से, ठीक है, सेंसिटिव हैं, या कह लीजिए कि एक रिस्पॉन्सिबल पैसेंजर हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप बंद कर देंगे। तो फिर हम बाकियों का क्या करेंगे? एक बोगी में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे उनका? और वो जो प्यार मोहब्बत दिखा रहा होता है, मेरी पोती है, देखो मम्मा दादी बैठी है यहाँ पे, तो क्या करोगे आप उसका फिर? हाँ, वो वीडियो कॉल पे सब दिखा रहे हैं। बिल्कुल दिखा रहे हैं। तो ये वंदे भारत एंड स्ट्रेस, ये एक नई चीज़ आई है। मतलब ट्रैवलिंग करते हुए भी बंदे को स्ट्रेस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक बात बताती हूँ मैं इसके आगे आपको, वंदे भारत में जिनका सिग्नल नहीं आता उनको और स्ट्रेस हो जाता है कि भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मैं तो देख नहीं पा रहा, अरे सब तो कर रहे हैं। वो बंदा अपनी सीट से उठता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो मतलब, तो स्ट्रेस, तो अगर आपको फिर कल को किसी ट्रेन में जाना है, या मान लीजिए मेट्रो में जाना है, या कहीं भी जाना है, तो ये तो आपकी कांस्टेंट हैसल है, कांस्टेंट स्ट्रेस है। ये तो अच्छी स्ट्रेस नहीं है। मतलब स्ट्रेस कभी भी कम नहीं हो सकता। हाँ, मतलब कह आपको सकते हैं। कारण हो सकता है, आपको उसके तरीके सीखने पड़ेंगे, आपको अपने आप को काम रखने के, अपने आप को पॉइज रखने के, अपने आप को मतलब बांध के रखने के तरीके जो हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। जनरली ये पता नहीं होते, कम ही पता होते हैं। जैसे कि कोई एक तरीका। जैसे मान लीजिए कि लेट अस गो बैक टू वंदे भारत। ओके जी, अब मान लीजिए कि वंदे भारत में ये सब हो रहा है। अब आपके पास उसके दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप सुनते जाइए सबका और परेशान होते जाइए कि यार मेरा सफ़र ख़राब कर दिया, मैं तो पहली बार वंदे भारत में आया था। मतलब यहाँ से दिल्ली तक अगर आप जा रहे हैं तो आप यही सोचते जाएं, ये क्या बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है। ये एक चॉइस है आपके पास। दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आप अपने हेडफोन लगा लीजिए आराम से, शांति से, एक तरफ चाहे लगा लीजिए, ताकि आपको बाकी का मतलब अनाउंसमेंट्स एटलीस्ट आपको सुनती रहें, और आप इंडल्ज योरसेल्फ, जो भी आपने म्यूज़िक सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, या कई लोग होते हैं वो एक तरफ हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा के बुक भी पढ़ लेते हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर मिलता है, कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं।
तो अपने आप को उस नॉइज़ से अगर आप आइसोलेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारी गुरबाणी में कहा गया है कि जैसे जल में कमल अलेप, मतलब कमल जो है वो कीचड़ में ही होता है, कीचड़ लेकिन में वो होता गंदा नहीं होता है। है। जी। तो ये जो चीज़ है, ये सीखनी पड़ती है, ये आती नहीं है। और ये सीखेंगे कैसे? गुड क्वेश्चन अगेन। ये सीखेंगे तब, पहला कदम ये है कि जब आपको पता चल गया कि ये कुछ गलत है, मुझे सीखना है ये, पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है, मतलब पहला स्टेप आपने ले लिया है। अब वंदे भारत में आई थिंक 99.9% लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो जो कर रहे हैं वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। हुँ। मतलब आप अब इसको चाहे सिविल सेंस लगा लीजिए, चाहे आप इसको लगा लीजिए कि टेक्नोलॉजी का हमें इतना यूज़ नहीं करना आता है, हुँ। कुछ भी लगा लीजिए। जब तक हमें यही नहीं पता है कि हम किसी की स्ट्रेस का रीज़न बन रहे हैं, तब तक तो हम इसे रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जब हमें ये पता चल गया हुँ। कि हाँ, मैं किसी की स्ट्रेस का कारण बन रहा हूँ, तो धीरे-धीरे हम सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक बार जैसे थोड़ा वापस जाते हैं, जैसे मैंने आपको हम्बली को कहा कि सर अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, जी। आपने कर दिया और नेक्स्ट टाइम आपने सोचा कि हाँ, शायद मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही थी, तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं चलाएँगे। चाहे मैं हूँ वहाँ पे, चाहे मैं नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप नहीं चलाएँगे। अगर आप चलाएँगे भी तो बहुत रिस्पॉन्सिबली उसको चलाएँगे, हुँ। है ना? तो दिस इज़ वन मेथड कि हमें सीखना पड़ता है कि हमें अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है या नहीं करना है। अब आपके पास अगेन 2 ही तरीके हैं, या तो आप जब गाड़ी पकड़ेंगे तभी आपके दिमाग में रहेगा कि सबने फ़ोन चलाए हुए होंगे, अब क्या होगा मेरा? या दूसरा ये कि मैंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक डाउनलोड कर लिया है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं काम शांति से बैठ सकूँ, है ना? हुँ। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन बहुत सारे फ़ील्ड में बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, बहुत सारी टेक्नीक्स भी होती हैं उसको कवर करने की। तो फिर ये अपनी जो भी इश्यू होता है, इश्यू के वाइज़ या अपनी प्रॉब्लम के वाइज़ ये चलता है। तो हम कह सकते हैं कि इग्नोरेंस एक सही तरीका है? हाँ, कह सकते हैं बट हमेशा नहीं। इग्नोरेंस, अवॉइडेंस जो होता है, ओवरलुकिंग, इग्नोर करना या किसी को अवॉइड करना, ये हर जगह पे नहीं चलता है। मतलब मान लीजिए आपको एक टेक्नीक आ गई है इग्नोरेंस की, कि हुँ। आपको पता चल गया है कि चाहे मेरे पास ये खड़ा है, मेरे साथ बातें कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इसको यहाँ से डाल के यहाँ से कैसे निकालना है या ऐसे करके कैसे निकालना है मुझे। पर फिर कई बार ऐसा होता है कि वो टेक्नीक जो है हमें इस्तेमाल नहीं करनी होती है। हुँ। क्योंकि अगर जो बंदा आपके पास खड़ा है, मान लीजिए वो आपको 10 बातें कह रहा है, तो देयर मस्ट बी एक चीज़ तो ऐसी होगी जो आपको सुननी पड़ेगी। अगर आपने वो भी इग्नोर कर दी तो हो सकता है आपके लिए फिर वो थोड़ी-सी हुँ। मतलब फ़ेटल हो जाए, थोड़ी-सी हानिकारक हो जाए। तो ये बड़ी इंटेलिजेंटली आपको चूज़ करना पड़ता है कि कहाँ इग्नोर करना है, हुँ। कहाँ इग्नोर नहीं करना है, कहाँ ओवरलुक करना है, कहाँ ओवरलुक नहीं हुँ। करना है। कई बार तो इग्नोरेंस आई थिंक सामने वाले पर्सन के लिए स्ट्रेसफुल हो जाती है, हम जिसको इग्नोर कर रहे हैं। ये तो सामने वाले पर्सन का पर्सपेक्टिव है ना कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या हम वैसे ही बातें कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। ये तो अगर मेरे दिल में आपके लिए ऐसी फीलिंग है कि आप उसके साथ बात कर रहे हो हुँ। और मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे, तो ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, हो सकता है आपके मन में कुछ भी ना हो, हुँ। है ना? ये तो हम किसी और के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर वो आपको आके कहता है वापस से कि मैं वहाँ खड़ा था, तो देन वी कैन ऑलवेज़ से कि हाँ सॉरी कि थोड़ा-सा मुझे नहीं पता चला। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। हुँ। हुँ। और रिलेशनशिप में कितना काम करता है इग्नोरेंस? ये तो बहुत ही कॉन्ट्ररी सा आपने क्वेश्चन पूछ लिया। रिलेशनशिप और इग्नोरेंस तो दोनों ही मतलब अपोज़िट जा रहे हैं। रिलेशनशिप इज़ कमिंग क्लोज़ हुँ। एंड इग्नोरेंस इज़ बट लाइक अगर किसी में हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको इग्नोर करने से शायद स्ट्रेस ना हो या लड़ाई ना हो, उसे इग्नोर करना चाहिए या बात करके सॉर्ट करना चाहिए? इग्नोर नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या मैं तो कहूँगी किसी भी रिलेशनशिप में इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन है रिलेशनशिप को संभाल के रखने की, अगर आपकी इंटेंशन है कि मेरा किसी के साथ भी रिश्ता, जैसे आपने हस्बैंड वाइफ स्पेसिफिकली कोट किया, बच्चों के साथ या मदर फादर के साथ या रिलेटिव्स के साथ, किसी के भी साथ,
अगर आपको इंटेंशन है कि नहीं मुझे ये रिश्ता संभालना है, तो फिर आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी, हेल्दी बातचीत करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जी। जो हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं या आपके हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि उनको हमने कुछ कहना नहीं है, हमने उनकी इज्जत ही करनी है। उनका कहा हुआ मतलब लास्ट है, वो जो कहेंगे वही होना, वही होगा। वही होगा। तो उसमें क्या होता है, हम घुटते जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके साथ ही पुरानी हो जाती हैं और वो चीज़ें नहीं हमारे साथ नहीं चलती, हमारी जनरेशन के साथ नहीं चलती। लेकिन उनको वो समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि अब क्या करना है, क्योंकि एक रिजिड बॉडी बैठी है जो समझने को तैयार ही नहीं है और उनको समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि 60-70 के बाद अगर हम सोचेंगे कि किसी का माइंडसेट चेंज कर दें तो बहुत नहीं मुश्किल होगा। है, बहुत ही मुश्किल है। और फिर हम हैं, हम वैसे नहीं रह सकते। जैसे बच्चे हैं, उनको पार्टी भी करनी है, गर्ल्स को बाहर भी जाना है, उनको वो बालों को भी कलर करना है, नेल्स को भी सेट करना है, तो हो सकता है उनके साथ वो ना मेंड करता हो तो क्या होगा। तो फिर उसमें क्या है, एक पतली गली नहीं जिसको कहते हैं, नॉट ब्लैक बीच नॉट का वाइट, रास्ता। हाँ, जो ग्रे कलर रहता है तो ना ठीक बीच है। में, तो देयर आर मैनी शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है ना। तो ब्लैक एक ही रहता है, वाइट एक ही रहता है, तो ग्रे की बहुत सारी शेड्स होती हैं। तो उसमें से आपको एक ग्रे शेड चूज करना है, और ये वही चूज कर सकता है जिसके पास विजडम है, जिसके पास विवेक, जिसको कहते हैं ना बुद्धि, जिसके पास है। अब ये लेफ्ट और राइट वाली बात नहीं रह गई है, अब ये येस और नो वाली बात नहीं रह गई है, ये मे बी वाली। नॉट, कुड बी नॉट, ये ऐसे वाली बात बन गई है। तो उस सिचुएशन को देखकर उसको हैंडल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी लेट अस से कोई अभिषेक है, ठीक है, उनको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, उनके पापा को लगता है कि नहीं, जो रनिंग बिजनेस है, मान लीजिए उनका ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, तो उनके पापा को लगता है कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा तो चल रहा है, ठीक है, पर अभिषेक को कोई और बिजनेस करना है। ठीक है। तो अब अभिषेक के पास अगर तो बुद्धि विवेक है तो वो ऐसा करेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इधर से, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उधर से, उसको थोड़ा लो लेवल पे करके शुरू स्टार्ट करके करना। स्टार्ट करके प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होता दिखा के धीरे धीरे, मतलब पापा को भी नहीं छोड़ना लेकिन अपना भी शुरू करना है, ठीक है। तो अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि देखो मैंने तो कर लिया, आप तो ऐसे कर रहे, प्रूव नहीं करना है, उनका साथ रखना है साथ में, थोड़ा 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 बिट एंड बाइट्स में करके, तो उसको लगेगा ना कि हाँ आई एम गोइंग द राइट वे, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो अपने पापा को बताया, उनको बोलो अभी मुझे दे दो 2-4-5 लाख अभी दे दो, तो मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। अगर उनके पास विवेकता नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो फिर वो लड़ाई होगी और वो बोलेंगे कि मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, ढूंढ लेना मुझे। लड़ाइयाँ तो आजकल ज़्यादा हो रही हैं घरों में। लड़ाइयाँ होंगी ही जब हमारा, देखिए हमारा एक दूसरे को सुनने का, एक दूसरे के पास बैठने का वही टाइम नहीं है हमारे पास, तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे हम। हमें लगता है कि ये चीज़ सोशल मीडिया ने हमसे छीन ली है। मैं कहूँगी हमने सोशल मीडिया को दे दी है, हमने अपना समय उसने छीनी नहीं है, हमने दिया है उसे, हमने गिफ्ट किया है, क्योंकि मोबाइल तो हमारा गुलाम है। हाँ, नहीं हमारा दिल करता तो हम रख सकते हैं, उसमें क्या है, वो तो एक डब्बा है, लेकिन हम कहते कि नहीं मुझे तो चलाना है हाँ, तो हर इसको। 10 मिनट में चेक करना। हाँ, नहीं चलाएंगे तो भी स्ट्रेस हो रहा है। अरे स्ट्रेस तो वहां तक होता है कि 5 मिनट हो गए, फोटो डाली, लोग इधर उधर फोन करना शुरू कर देते हैं, अरे तूने लाइक लाइक नहीं किया, तूने हार्ट नहीं दिया, तूने ये नहीं किया। आई मीन इतना ज्यादा हो गया है, मतलब हम एक साइबर कॉन्ट्राइसिस कहते हैं कि मतलब अगर आपको आपकी साइबर स्पेस में जगह नहीं मिल रही है तो आपको परेशानी हो जाती है। आजकल तो ये टर्म भी गई है, अब इसका कुछ ऊपर वाला वर्जन आई मीन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं एक और बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम इवॉल्व होते रहते हैं, हाँ राइट। जी। जैसे पहले हम 4 टांगों पर थे, फिर हम धीरे 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 ऐसे सीधे हो गए, हमारी जी। बोन स्ट्रेट हो गई, है ना। तो अभी क्या है, मतलब ये एक प्रिडिक्शन या
सोचा जा रहा है कि हमारा जीन म्यूट ऐसे भी हो सकता है कि जैसे ऐसे ऐसे हम स्वाइप करते हैं ना, या ऐसे स्वाइप, तो ये फिंगर मोटी हो जाएगी, अच्छा, ये ज़्यादा ग्रोन हो जाएगी, क्योंकि हम इसको यूज़ यूज़ ज़्यादा कर कर रहे रहे हैं। हैं। जैसे वो अपेंडिक्स होता है ना, अपेंडिक्स उसको का। यूज़ नहीं करते तो उसको निकाल देते हैं ना, तो मतलब इसका ओवर यूज़ हो रहा है, तो अब ये कई बड़ी लोगों हो की जाएगी। उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं यहाँ से नीचे से, हाँ, छोटे वाली, बिल्कुल नहीं, अभी ये हो रहा है कि जो बच्चे पैदा होंगे ना नेक्स्ट, तो वो ऐसे होंगे उनकी कि ये, ऐसी हैं। हाँ, मतलब दिस इज बायोलॉजिकल जी, एजम्पशन की हो सकता है। क्योंकि उनके पेरेंट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। एवरीबॉडी, हर कोई कर रहा है, उनके पेरेंट्स नहीं, हर कोई कर रहा है, तो वो हो जाएगा। जैसे हमारी मेमोरी कम हो गई है ये सब देख देख के, है ना। बंदों को याद ही नहीं रहता कुछ नॉर्मल लाइफ में। आजकल अगर फ़ोन आ गया है तो पर्सन कुछ याद करने की कोशिश भी नहीं करता है, कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो जस्ट क्लिक कर लेगा, या अगर किसी का नंबर है तो वो सेव कर लेगा, या अपनी कोई नॉलेज है तो वो भी सिर्फ वो गूगल से निकाल के याद नहीं करेगा, गूगल से ही सर्च करेगा, याद नहीं रखेगा अपने माइंड में। सर आपने तो बहुत छोटी सी बात कही है। लोग जब फ़ोन नंबर देखते हैं ना, अगर हस्बैंड की फ़ोटो ना हो ना, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके हस्बैंड का नंबर है। नंबर से पहचान नहीं सकते न, हो। क्योंकि नंबर पता ही नहीं है हमें, तो नंबर से पहचानेंगे कैसे। अभी तो पहले तो जो जब इतना मतलब आईटी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो स्क्रीन से लॉन्ग प्रेस करके कॉपी पेस्ट नहीं होता था ना, हाँ, तो पहले तो हमें थोड़ा देखना पड़ता था, तो टाइप नंबर करना पड़ता था, तो ये सेंसरी मेमोरी होती है कि जैसे हम करेंगे तो जाता ब्रेन है तक दिमाग जाता है। में। हाँ, हाँ, तो अब आजकल तो उसको लॉन्ग प्रेस करो, कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो। तो एक बार आजकल भी तो रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है माइंड में। बिल्कुल भी नहीं, और अगर फोटो ना हो तो हमें तो पता ही नहीं चलता ये किसका नंबर है। वो अभी तो थैंक्स टू दैट कॉल्स की ट्रू कॉलर और वो सब है, कि तो नाम लिखा आ जाता है थोड़ा ऊपर। बहुत पता चल जाता है कि हाँ शायद ये वो बंदा होगा। ये बहुत मतलब समस्या जो है ना, ये गहराती जा रही है। अच्छा, स्ट्रेस पेरेंटिंग में भी कुछ इफेक्ट करता है? स्ट्रेस हर जगह पर है। और एक प्यारी सी बात बताती हूँ, हम सब जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, चर्च में, किसी भी तरह का मंदिर है, कहीं भी है, मतलब कोई भी भगवान है, कोई कुछ भी है, हम सब जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम क्यों जा रहे हैं। हम जाते हैं क्योंकि सब जा रहे हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि है, शिव जी का वो शादी हुई थी, तो चलो सब जा रहे हैं, तो चलो हम भी चले जाते हैं, हम भी जाते हैं। हमें कुछ पता नहीं है शिव जी कौन थे। हाँ, हमें उनकी एक वो इमेज पता है, उनकी प्रतिमा पता है, या उनका आइडल हमारे पास होता है, वो हमें पता है। अगर हम सच में शिव जी के भक्त हैं, या सच में भक्त तो छोड़ो, अगर हम सच में शिव जी को जानते हैं, अरे वो तो अर्धनारीश्वर थे ना, तो फिर हम अपनी वाइफ के साथ कैसे लड़ सकते हैं। सिंपल, कुछ मत पढ़ो शिव जी के बारे में, छोड़ दो, सही। कुछ मत पढ़ो, कोई शंकराचार्य जी का कोई शिव संहिता पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी बात, हम देखते हैं ना फोटो, आधा शिव आधी उमा पार्वती, देखते हैं ना। तो वहां पे जा रहे हैं हम, शिवाला में जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों में जा रहे हैं, इतनी छोटी सी बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है। बाकी चीजें तो कहाँ समझ आएंगी। नहीं, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। अब अगर हमें अपने अपने भगवान की दी हुई इतनी सी चीज हमें समझ में नहीं आती है, तो हम उसके हिसाब से जीवन जिएंगे, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। ये तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब हम अपने जीवन शैली वैसी बना लेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि जो उन्होंने हमें समझाया सिखाया हम वो सब कर लेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी थी, जब हम उनको फॉलो तो छोड़ो, हम उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो गाइडलाइंस ऐसी हैं, तो स्ट्रेस तो नेचुरल है, वेरी नेचुरल। जब हमें पता ही नहीं है कि मेडिटेशन पर कैसे बैठना है, जब हमें पता ही नहीं है कि ध्यान लगा के होता क्या है, या हमने कभी ध्यान लगाया ही नहीं है, तो हम कहाँ से शांति ढूंढ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। मेडिटेशन भी हेल्प कर देती है काफ़ी। जी हाँ, मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है, थोड़ी नहीं, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
पर जैसे कहते हैं ना, कोई भी फसल बीजने के लिए पहले खेत तैयार होना चाहिए। हम्म, तो इसलिए अगर मेडिटेशन करना है तो एक लेवल का मतलब मेंटल पीस जो है, या एक लेवल का मेंटल इंटेलेक्ट जो है वो होना चाहिए। अभी मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मान लीजिए ओसीडी का क्लाइंट है, जी। या बहुत आजकल एक और बहुत नई टर्म चली हुई है ओवर थिंकिंग, जो कि मैंने तो कभी नहीं पढ़ी अपने मतलब हम्म, करिकुलम में। तो ओवर थिंकिंग मैंने कभी नहीं पढ़ा, नहीं, जी। पर कहते हैं सारे ओवर थिंकिंग। तो मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट आता है कि जो ओवर थिंकिंग की लूप में फंसा हुआ है, कि एक थॉट है वो घूम रही, मैं उससे पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, वो सुबह शाम ये मेरे कैसे ऊपर हो सकता है ये? होता है सर। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ अभी। हम्म, तो अगर मैं उसको बोल दूँ कि आप ऐसा करो, सुबह उठो, 10 मिनट मेडिटेशन करो, आपको बहुत आराम मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता है। वो बंदा फिर उसी चीज के बारे में सोच रहा होगा। वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बना ही नहीं, मेडिटेशन वैसे करने के लिए बनी ही नहीं। मेडिटेशन तो बहुत ऊपर की चीज़ है। हम्म, मतलब जैसे हमारा होता है ना, पहले व्यवहारिक कंट्रोल करना पड़ता है हमें, फिर हमें अपना दिनचर्या का कंट्रोल करना पड़ता है, फिर हमें अपने खान पान का कंट्रोल करना पड़ता है, फिर हमें अपने मतलब श्वास जिसको प्राण कहते हैं उसका कंट्रोल करना पड़ता है, फिर हमें योग करना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं मेडिटेशन की बारी आती है। तो इतना लंबा प्रोसेस नॉर्मल पर्सन समझ पाता है? बिल्कुल भी नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि बताते ही नहीं है। योग की तो मतलब दुकानें खोल रखी हैं। योगा तो आयुर्वेद वाले इतने, योगा बाबा वाले इतने बैठे हैं जो वो कर रहे हैं। अगर आप चाहो, आप बोलो कि इस इंस्टीट्यूशन में जाके मुझे एक योगा ट्रेनर का सर्टिफिकेशन चाहिए, आप जाइए, वो आपको योग सिखा देंगे, फिजिकल योग, ओके। वो आपको सिखा देंगे, और आप बाद में लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, दैट इज़ गुड। चलिए, फिजिकल योग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ तो करो, है ना। बट ये योग जिसको बोला गया ना फिजिकल योग, तो उसका एक 5% है, 5 या 6% है उसका, उससे ज़्यादा है ही नहीं है। फिजिकल योग जो है वो टोटल पैकेज जो हमें दिया गया है, ठीक है ना, पतंजलि ने जो हमें दिया है, ठीक है। वैसे तो विन्यासा योगा भी है, पतंजलि योग भी है, काफ़ी सारे योग हैं हमारे। तो उसमें जो दिया गया है ये उसका 5% है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पायदान है, तो ये बीच में जस्ट एक स्टेप है, और इसका डेस्टिनेशन है मतलब बिल्कुल समाधि की स्थिति में आ जाना। जब ये 3-4 स्टेप आप क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद मेडिटेशन की बारी आती है। मेडिटेशन भी, योगा हम क्यों करते हैं, ताकि हम, जिसको कहते हैं ना क्रॉस लेग करके, क्या कहते हैं हिंदी में, पलाथी लगा, पलाथी मार के हाँ, बैठ जाए। पलाथी मार के आप बैठ सकें। वरना आप देखिए कितने लोग पलाथी मार के घंटा बैठ सकते हैं, 15 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। नहीं। तो इसलिए अब मैं कह दूं कि हाँ मेडिटेशन हेल्प करता है, हाँ करता है मेडिटेशन हेल्प, पर 2 या 3% लोगों को, सबको नहीं कर सकता। मेडिटेशन करनी भी आनी चाहिए। नहीं, उस लेवल तक पहुंचना हमें चाहिए ना। पहले आप अपना खाना पीना कंट्रोल करो, फिर आप अपनी दिनचर्या कंट्रोल करो। ऐसे नहीं है कि आप रात को 12 बजे सो रहे हो, बियर पी के सो रहे हो, सुबह उठ के फ़ोन देख रहे हो, बोलो कि नहीं मुझे तो मेडिटेशन करना था। ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो कभी भी नहीं हो ये पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ब्रेन उस हिसाब से चलना शुरू हो जाता है ना। इसलिए आपने और क्या क्वेश्चन पूछा था बीच में? ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग, ये ना एग्जैजरेटेड टर्म्स हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि थिंकिंग क्या है, व्हाट इज थिंकिंग, मैं ये सोच रहा हूँ, फिर आप फिर से सोच रहे हैं, हाँ मैं ये सोच रहा हूँ, आप फिर से सोच रहे हैं, हाँ मैं सोच रहा हूँ, मतलब आप उस चीज़ को अगेन एंड अगेन सोच रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट व्हाट इज ओवर थिंकिंग? उसी को नहीं कहेंगे ओवर थिंकिंग, अगेन एंड अगेन सोच रहे? नहीं, तो इसका कुछ और मतलब है? हाँ, मतलब जो मैंने अपने क्लाइंट से सीखा है, मुझे तो नहीं पता था ओवर थिंकिंग के बारे में इतना। जैसे वो कहते हैं कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, उससे ये हो आगे से गया आगे तो जाए। हाँ, मतलब आगे से आगे, मतलब वर्स्ट क्या हो सकता है। जैसे एज सिंपल एज कि मेरा बच्चा बाहर गया, एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी का टायर भी पंचर हो सकता है, उसको कोई स्टैब भी कर सकता है,
वो रास्ता भी भूल सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर तो वो कभी जाने ही नहीं देगी अपने बच्चों को बाहर। देयर आर वेज, वही मैंने बताया ना, देयर आर वेज। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे हो कि अभी वो वापस आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। वो आपके पूरे दिन में एक एक्टिविटी है कि आपका बच्चा ऊबर लेके या जो भी गाड़ी वाड़ी लेके बाहर गया है, और आपने अपना पूरा दिन उस एक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेट कर दिया और आपने अपना पूरा एनर्जी, पूरे दिन का पूरा एनर्जी जो है वो खराब कर दिया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी ये पूरी एनर्जी खराब होने से जो भी उसको होना है या नहीं होना है, उस चीज़ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन पे तो उसको कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। है। सो दिस इज वेयर, जहाँ पर आपका इंटेलेक्ट, या अगर आप उस स्थिति में हैं कि आप थोड़ा ब्रीद इन करके या ब्रीद आउट करके या कुछ स्क्रिप्चर पढ़ के या गुरबानी सुन के या कुछ भी अजान सुन के, कुछ भी सुन के आप अपने मन को शांति दीजिए। ये वो मोमेंट है जब आप अपने भगवान पे असली का भरोसा दिखाइए। ठीक है ना, जी। कि हम मंदिर तो जाते हैं, गुरुद्वारा तो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतनी टेंशन कीजिए, पर पूरा दिन जो है अपना किसी एक लिमिट तक की। हाँ, मतलब उसके ऊपर डेडिकेटेड नहीं कीजिए। आप अपना काम करते रहिए और दूसरों को फ़ोन कर करके ये नहीं कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या बच्चे को फ़ोन कर करके ये नहीं, आप उसको डेडिकेट मत कीजिए, उसको एक तरफ रखिए। वो है, ऐसा नहीं है कि वो चला गया, उसको एक तरफ रखिए, लेकिन आप अपने बाकी काम भी करते जाइए। एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर गॉड, वो सब कीजिए आप। और उसका जीपीएस बच्चे का ट्रैक करते रहिए, टैक्सी है तो उसको ट्रैक करते रहिए। आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, कर सकते हैं हम, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बट ओवर थिंकिंग तो आजकल ज़्यादातर अगर आजकल देखा जा रहा है तो छोटे बच्चों में हो रही है, जो कि 12th वाले या कॉलेजेस वाले, तो उनकी ओवर थिंकिंग का क्या हाल है? देखिए, पहले तो ये जो हम कहते थे ना जनरेशन गैप, ये एक्चुअली में है, जिसको हम जेन जी बोल देते हैं, या जैसे हमारी वाली जो जनरेशन है, लाइक वी आर 70s वाले ना, हमें तो शायद टेक्निकल रिफ्यूजीज बोला जाता है। उसके बाद वाले माइग्रेंट्स हो जाते हैं, जो 90s वाले हैं ना, वो टेक माइग्रेंट्स हो जाते हैं, तो हमें तो रिफ्यूजीज बोला जाता है। अब एक मतलब रिफ्यूजी जेन वाले ने एक जी जेन से बात करनी है, तो अगर बैलेंस मेंटेन रखना है, बस इतनी सी समझ आनी चाहिए, जितना मैंने बताया, बस इतनी सी समझ आनी चाहिए। अब अगर बैलेंस मेंटेन रखना है तो क्या करना पड़ेगा, शायद हर एक के पास इसका आंसर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप को करना है। अब मैंने आपको बता दिया, लेट अस से यू आर इन योर 30s, लेट अस से अब आपको एक 11 ईयर ओल्ड से अगर बात करनी है, तो आपको पता है आप 2000 वाले या 90s वाले हो, तो 11 ईयर का तो जेन जी होगा, तो आपको कैसे बात करनी है उसके साथ? उसकी टोन में बात करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी, जैसे उसको समझ आए। उनकी एक वोकैबलरी है जो उन्होंने नई बनाई है, मुझे इतने वर्ड्स तो नहीं आते, वो रिज विज ऐसा कुछ करते हैं, स्किबिडो पता नहीं क्या कुछ ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से उनके साथ बात करनी है, जिस लैंग्वेज में उनको समझ आता है उस लैंग्वेज में उसके साथ बात करनी है। उनको ये नहीं कहना है कि हम तो जब 11th में थे हम तो साइकिल पे जाया करते थे, या हमारी तो बस आ जाती थी, आप लोगों को तो एसी वेसी ये सब मिला हुआ। वो उसका दोष नहीं है अगर वो एसी वाले घर में पैदा हो गया है, या उसको स्कूल की अच्छी एसी बस मिली हुई है, उसने नहीं अपने पेरेंट्स चूज़ किए। ये तो एक बायोलॉजिकल थिंग है, बच्चा आपका हो गया तो हो गया, उसमें उसमें ये सब नहीं जताना है जी। उसको। उस लेवल पर लेके आओ, हे मैन, यो मैन, व्हाट इज़ इट मैन, तो थोड़ा बहुत उसके साथ ऐसे वैसे जो भी उसको गाने वाने अच्छे लगते हैं वो गाने सीखो। जैसे के पॉप का बहुत पीछे से था, उसकी एक आर्मी थी, तो आई एम इनटू दैट प्रोफेशन कि मुझे तो सीखना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे अगर के पॉप जनरेशन से बात करनी है तो मुझे तो के पॉप के बारे में पता होना चाहिए जी। है ना। तो फिर मैंने उनके सारे गाने सीखे, वो एक डायनामाइट डायनामाइट करके था, वो सारे बच्चे आके गाते थे मेरे वहाँ पे, तो मुझे सीखने पड़े। तो आई हैव टू डेवलप अ कैपेसिटी कि मैं
उनके लेवल तक आ जाऊं, क्योंकि वो 50-52 साल के नहीं है, मेरी बात नहीं समझेंगे वो। सो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी 12th स्टैंडर्ड वाले को एक्चुअली में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, सिर्फ कन्वर्सेशन से, पैसा नहीं, स्टडी नहीं, कम्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कन्वर्सेशन से, तो पहले ये समझिए कि ये कैसे सोच रहा है। 12th स्टैंडर्ड का बच्चा का ब्रेन जो है वो कैसे सोचता है। उसको सीबीएसई का या आईसीएसई का प्रेशर भी है, उसको पेरेंट्स भी कहते होंगे नीट है, जेई है, सी क्लैट है, फलान ढुका, बहुत सारे वो पेपर हैं। उसको कुछ पीयर प्रेशर भी होगा कि ये अच्छी ट्यूशन पे जाता है या इसके पास अच्छे कपड़े हैं। उसको कुछ रिलेशनशिप का इशू भी होगा कि ये मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, अब उसकी हो गई है। उसको थोड़ा बॉडी का भी होगा कि मैं कैसा दिखता हूँ, ये सुंदर है, वो सुंदर है। इस एज में थोड़े एक्नी वगैरह हो जाते हैं, उसको ये भी होगा। और फिर उसको पेरेंट्स भी होंगे जो कि उसकी कभी नहीं सुनते होंगे, या वो बच्चे बोल देते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं वो बाहर से दिखते हैं बड़े हो गए, लेकिन ये जो अंदर वाला ब्रेन है ना हमारा, ये काफ़ी 21-22 साल तक बढ़ता है। तो 12th का बच्चा रफली 17-18 ईयर्स का होता है, तो वो बाहर से दिखते हैं कि ग्रोन अप हो गए हैं, लेकिन उनका ब्रेन अभी इतना ग्रोन अप नहीं हुआ होता, एडोलसेंट ब्रेन जिसको कहते हैं ना। तो हमें लगता है कि जैसे हमारे हिंदी में कह देते हैं कि हाँ मुंह पे तो दाढ़ी आ गई, अकल तो तुझे है नहीं, वो एक्चुअली में होता है। तो अगर ये 7-8 फैक्टर्स को ध्यान में रख के, दिमाग में रख के, आपके पास कैपेसिटी है, उतना पेशेंस है कि आप उसकी बात सुन सकें बिना जजमेंट किए, बिना उसको उपदेश दिए, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। वरना वो ओवर थिंकिंग की लूप में ही रहेंगे। वो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को बता देगा, वही उसको सोल्यूशन देगा, वो तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं वो हुआ तो ना, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। फिर वो जाएगा कहाँ। और आजकल तो बच्चे अपने अंदर ही छुपा के रखते हैं अपनी बातें। मैंने आपको रीज़न तो बताया है, पेरेंट्स नहीं सुनेंगे क्योंकि जनरेशन गैप है, ठीक है। और फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताएगा, फ्रेंड भी उतनी एज का है, तो फिर क्या क्या करेंगे फ्रेंड तो बच्चे? उसके जैसे ही माइंडसेट है। बिल्कुल, तो फिर बच्चे क्या करेंगे बताइए। अब लड़कियों ने अगर नेल्स बड़े कर लिए या जो भी नेल टेक वगैरह कहते हैं वो सब कर लिया, तो उनको एक जजमेंटल वे से देखना है कि हम तो ऐसे नहीं करते थे, ये तो आप बोल, तो वो क्या करेगा, वो सोच रहा है कि अच्छा है। दिस इज वेयर आपने बोला था ना, इग्नोर, यहाँ पे इग्नोरेंस काम आती है। दिस इज हेल्दी इग्नोरेंस। नहीं, इग्नोरेंस में भी 2 टाइप है। हाँ, नहीं बहुत सारी टाइप्स है इग्नोरेंस की भी, पर दिस इज हेल्दी इग्नोरेंस कि आप इंटेंशनली कुछ गलत नहीं कर रहे हो, पर आपको पता है कि कहाँ किस चीज़ को इग्नोर करना है ना? जी। यस। और अगर पेरेंटिंग में कोई गाइडेंस देना चाहें जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके ज़्यादा लिए। छोटे बच्चे लाइक सेकंड थर्ड हाँ, स्टैंडर्ड के, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के। ओके। जब सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों की बात की जाती है तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका स्कूल, उनके टीचर्स। मैंने स्कूल में भी बहुत जॉब की है, अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं सब टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी 2 बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे, कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। कि कंपेयर मतलब उसने होमवर्क कर लिया, आपका होमवर्क नहीं हुआ, आप उसके पास जाके बैठ जाओ, ठीक है। इट शुड बी, आप उसके पास जाके बैठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, वो आपका फ्रेंड है, आप उसके पास जाके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, देखो उसने कैसे किया, उसने अच्छा किया होगा ना, आप देख, काम वही हो रहा है आपका, ठीक है ना। और एक आजकल ये पब्लिक स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल्स है, उसमें ये बहुत है कि इसको स्माइली दे दिया, इसको स्टिकर दे दिया। छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें इतनी लगती हैं कि मुझे स्माइली नहीं मिला, वो बच्चे फॉर अ वीक और फॉर 10 डेज या तो बीमार होते हैं और या फिर स्कूल ही नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैम हमारे से प्यार नहीं करती। नहीं, उन्हें लगता है मुझे स्माइली क्यों नहीं मिला, इतना बड़ा नहीं वो सोच सकते। अच्छा। हाँ, मैंने भी अच्छा ही किया था, एक गलती उसकी थी, एक गलती मेरी थी, उसको स्माइली मिल गया। टीचर की हो सकता है कुछ इंटेंशन ऐसी हो भी ना,
उनको लग जाता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब टीचर से कि अगर स्माइली देना है तो सबको दे दो, सबको कोई दे बात नहीं। सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे का कोई फर्क नहीं पड़ता, जी सबको दे दो। नहीं देना है तो किसी को भी मत दो ठीक है ड्रॉ कर दो, हाँ कुछ और कर दो। नहीं देना है तो फिर किसी को भी मत दो। ठीक है जी दूसरी बात, स्कूल्स में क्या होता है कि जब ये कुछ फंक्शंस वगैरह या कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें ऑडिशंस किए जाते हैं ना, छोटे बच्चों का भी किया जाता है कि तो आप रेसिटेशन करोगे या आप रेसिटेशन करोगे। अब मेरे हिसाब से एक टीचर को पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली कि ये बच्चे आए हैं, ये बच्चा कैसा है मेरी क्लास का, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है। मान लीजिए 5 बच्चे आते हैं, ठीक है, और 5 में से अगर एक का वो हो जाता है सिलेक्शन, तो टीचर को बाकी चारों का कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे मेलो डाउन करना है, इसको कैसे मैंने ये बात समझानी है ताकि ये हर्ट ना हो। मतलब इतना एनालिसिस टीचर को पता होना चाहिए। ये नहीं होता है, मतलब जनरल डायलॉग मैं आपको बताती हूँ कि यू हैव ऑल्सो डन वेरी वेल बट दिस टाइम ही हैज़ डन बेटर, आपको अगली बार ले लेंगे। ये नहीं काम करता है, तो आपको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल का सोचना पड़ेगा। ये चीज़ तो आजकल सबने रटी हुई है, हर पेरेंट या हर टीचर बोलता है। पेरेंट्स भी बोलने लगे हैं अब तो, अपने बच्चों में भी कंपैरिजन करते हैं। जो पेरेंट्स बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हैं उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी पेरेंट्स बच्चों में भी कंपैरिजन करते हैं। अभी द क्वेश्चन इज, हमारी सोच इतनी सीमित हो चुकी है, हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है, या आई वॉन्ट शाई अवे सेइंग कि इतनी गंदी हो चुकी है कि अगर हम अपने ही बच्चों में कंपैरिजन करना शुरू कर रहे हैं तो फिर हम बाहर का तो मतलब छोड़ ही दीजिए ना। मतलब बाहर तो हमने अपने बच्चे को इस दुनिया से बाहर वाली दुनिया में निकालने के लिए मतलब बिल्कुल उसको रेडी ही नहीं किया, उसका बिल्कुल उसका असैसिनेट कर दिया उसको। तो आजकल तो ये चीज़ हर घर में हो रही है। हर छोटे बच्चे को या हर बड़े बच्चे को आपस में कंपेयर किया जाता है कि देखो उसने कितने अच्छे मार्क्स लिए, तो आपको भी लाने चाहिए थे, या वो कितना अच्छा है स्पोर्ट्स में। अभी देखिए, जैसे कहते हैं ना, ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, मतलब हाथ पे, और ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना। अभी देखिए, क्या एक पेरेंट को, कल को मान लीजिए आपके 2 बच्चे होते हैं, तो एज अ पेरेंट क्या आपको ये बात करनी चाहिए? अगर आप फील भी करते हैं तो क्या आपको ये बात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो तो। नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट आपने दिया है या जो भी आपने कहा है कि नहीं करनी चाहिए, सबको पता है, बट कर रहे हैं। सबको पता है, पर कर रहे हैं। वो कर किस लिए रहे हैं? गुड इंटेंशन के साथ, कि इसका हो गया तो शायद इसका भी हो जाएगा, इसका हो गया तो शायद इसका भी हो जाएगा। पर उनकी गुड इंटेंशन उनके बच्चों के लिए नॉट गुड इंटेंशन। तो अगर मुझे ही अपने बच्चे के इंटरेस्ट, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, वैल्यूज़, एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी नहीं पता है, तो फिर किसको पता है? तो हम टीचर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं तो फिर किसको पता है? अगर मुझे ही अपने बच्चे के बारे में नहीं पता है कि इसका इंटरेस्ट जो है पेंटिंग में है, उसको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, तो फिर मैं टीचर को कैसे जाके कह सकती हूँ, या किसी और को जाके कैसे कह सकती हूँ? फिर अगर उसने नीट नहीं क्लियर किया या जेई नहीं क्लियर किया, तो फिर कैसे होगा? और बच्चों का, अगर आप, जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं, उनको आप चलो मतलब पेरेंट्स के सपने आते हैं, और दोज आर लाइक ड्रेडफुल ड्रीम्स, जिसको डरावने सपने कहते हैं ना, उनको अपने पेरेंट्स के ही डरावने सपने आते हैं। अब हम कहते हैं कि ये मतलब तो किस अलग ही लेवल की चीज़ हो गई। ये तो बहुत कॉमन है। अच्छा। अब द थिंग इज, मेरे पास कितने बच्चे आते होंगे? आप मान लीजिए, अगर लेट अस से आउट ऑफ 10 मेरे पास 1 या 0.5% बच्चे आते होंगे, बाकी
बाकी खुद डील कर रहे हैं। डिप्रेशन तो होगा ना, स्ट्रेस भी होगा, तभी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। और उनका कॉन्फिडेंस कहाँ गया है? आई थिंक फिर तभी सुसाइडल केस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, सुसाइडल केसेस, मतलब वी डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरा बंदा कैसा है, उसकी क्या पसंद है। एक हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, जैसे 1 किलो का वजन नहीं होता या 5 किलो का, मतलब सारे इतने ही होने चाहिए। अभी कोई 7 का भी होगा, कोई 2 का भी होगा, कोई 1 डेढ़ का भी होगा, कोई आधे किलो का ही होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे उसके सारे 5 स्टैंडर्ड पे किलो नहीं हो नहीं सकते। होंगे ना। तो ये हमें समझना चाहिए ना, अगर हम नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। हम बच्चों को वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों को सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, डिग्रियों के सर्टिफिकेट्स, हम उनको वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं। और जब मैं ये बात किसी पेरेंट के साथ करती हूँ तो वो मुझे पता क्या कहते हैं कि मतलब तो फिर क्या करें, पढ़ाएं ना इनको। फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। हाँ, पैसे कैसे कमाएगा, हमने इतनी गरीबी देखी है हमने। मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप वैल्यू एजुकेशन के साथ भी दे सकते हैं। वैल्यू देना कोई एक्सक्लूसिव एक्टिविटी नहीं है कि आपको मतलब एक क्लास लेनी है कि सिर्फ वैल्यू की क्लास लो। एजुकेशन के साथ साथ आप उसको वैल्यू दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए समझना। आजकल तो बच्चों पे चिल्लाया ही इतना जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके माइंड पे। बच्चों के ऊपर कौन नहीं चिल्लाता, आई मीन साइलेंटली भी हम उनको बहुत तरह से किल कर रहे हैं। अगर हम नहीं भी उनके साथ बोल रहे हैं, स्पेशली ये जो टीन एज है और जो यंग एडल्ट्स है ना, उनके ऊपर अगर हम मान लीजिए आप फादर हैं, मदर है जी। मदर चिल्ला देगी, उसका बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन के ऊपर अलग असर पड़ता है। फादर है वो बोलेगा नहीं, लेकिन वो जिसको कहते हैं पैसिव एग्रेशन, मतलब शांति से पर गुस्सा दिखाना है, मतलब कि मैं नाराज़ हूँ, वो बोलेगा नहीं, आएगा रखेगा चला जाएगा। बच्चा बेचारा पीछे पीछे, फिर मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं बेटा, ये नॉर्मल डायलॉग है फादर्स का, बेटा मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं तो घर में आया आप बैठे थे, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका बच्चा। बहुत। अब वो कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता है कि किसके साथ कैसे कब कहाँ कौन सी बात करनी है। मैंने अपनी पहले भी एक पॉडकास्ट पे कहा था, अगर बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं हैं तो कौन है? पेरेंट्स के अलावा तो उनका कोई नहीं है। वो कहाँ जाएंगे, किसको फरियाद करेंगे? टीचर्स को करेंगे, रिलेटिव्स को करेंगे, पड़ोसियों को करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जा ही नहीं सकते जी, सब फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं अगर हम बड़े बच्चों की बात सोचें तो पेरेंट्स को तो अवेलेबल होना चाहिए ना, है ना। अब स्क्रीमिंग करनी है, देखिए जो बंदा गुस्से से चिल्लाता है ना, इसका मतलब है कि वो बंदा खुद में ही इनकम्प्लीट है। देखिए आम है तो आम मिठास से भरा हुआ है, उसके अंदर से मीठा रस ही निकलेगा जी। नींबू खट्टा है तो उसमें से खट्टा ही निकलेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप आम हो कि नींबू हो कि मिर्ची हो। कि जो बंदा अंदर से है वही तो बाहर निकलेगा उससे। बिल्कुल, अगर आपके अंदर खुद के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, अगर आप खुद ही अपने आप से हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप दूसरों को भी वैसे ही डील करोगे, तो वही आपका करेक्टर बाहर आएगा। अगर आपके खुद के अंदर शांति है, ठीक है कम है ज़्यादा है वो मैं नहीं कह सकती, बीमार हो या नहीं बीमार हो वो भी एक डिफरेंट बात है, लेकिन ठीक है अगर आपके अंदर थोड़ी सी शांति है या थोड़ा सा प्यार है तो वो बाहर आएगा। तो अब ये अपने आप को डिसाइड करना है। फिर एक और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आता है, अगर मैं चिल्लाती नहीं हूँ तो ये काम नहीं करता है। सही सही बात है कि इसको तो डांट के कराना पड़ता है सारा काम। हाँ, इसको डांट के करवाना पड़ता है सारा काम। अब आप सोचिए क्यों डांट के करवाना पड़ता है सारा काम? क्यों? बच्चा तो आप ही का है ना, आप ही ने पैदा किया है उसको, है ना। तो आप उसको पहले दिन से बताओ ना, प्यार से इंस्ट्रक्शंस दो, प्यार से इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो जाती हैं, ठीक है ना।
अगर वो ये नहीं कर रहा है तो उसको बोलो कि कल आप फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जाओगे, बस शांति। ना माहौल बिगड़ेगा, ना चीखना चिल्लाना होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। नहीं बट इसका बच्चे के ऊपर नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चा रोने लग जाए या ऐसा कुछ करे फिर ये सारी चीज़ें? मैं बता रही हूँ शुरू से अगर आपने ओके, वो एक हाँ। कहते हैं ना, मतलब इकोनॉमिकल लव, जैसे ठीक। हम टोकन लव, हम जैसे इसको हम्म, कह देते हैं ना, कि आपने मुझे 2 का टोकन दिया तो मैंने भी आपको 2 का टोकन दे दिया, ठीक है। ठीक है ना। शुरू से अगर ये चीज़ आप सोचेंगे कि आप 10 साल के या 11 साल के बच्चे के ऊपर आजमाएं तो शायद नहीं काम करेगी। तो अगर आप उसकी ब्रिंगिंग आप थोड़े ढंग से कर रहे हैं तो बच्चे को पता है कि मुझे फॉलो करना है अपने पेरेंट्स को, लेकिन उसको ये भी पता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन इस ढंग से दी जा रही है और मैं इस ढंग से उसको फॉलो करूँगा। लेकिन अगर आपने डे 1 से उसके ऊपर ओए तो काम नहीं कर रहा है, ये कर, तो उसको वैसी इंस्ट्रक्शन वो वही समझ लैंग्वेज आती है। समझेगा फिर। उसको कोई, तो वो बड़े जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो मदर के लिए या फादर के लिए प्रॉब्लम बनती जाएगी। उनको और ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा, और ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा। बच्चा बड़ा हो रहा है और आप बूढ़े हो रहे हो, तो उनके लिए वो और हार्मफुल हो जाएगा। फिर बच्चा ढीठ हो जाता है एक तरीके से, एक वर्ड बोले जाते हैं कि हम्म। वो सुनना ही बंद कर देता है, उसके ऊपर डांट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास चाहे कुछ भी बोलता रहे कोई। हम उसको बोलते हैं स्क्रीन प्रूफ हो गया ये बच्चा, जैसे बुलेट प्रूफ होता है ना, कि अब चीखो चिल्लाओ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आते हैं आपके पास ऐसे केसेस? बहुत बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। बेसिकली पेरेंट्स आते हैं, मेरे बच्चे की काउंसलिंग कर दो, ये मेरा कहना नहीं मानता, तो माई फर्स्ट स्टेप वुड बी कि पहले आप अकेले आना, लेट मी नो अबाउट यू, हाउ यू आर डीलिंग विद योर चाइल्ड, है ना। मुझे आप अपने बारे में तो बताओ, तो फिर ही मैं इसकी काउंसलिंग करूँगी ना। वो आप 17 साल के बच्चे को लेके आ रहे हो, आप 47 ईयर्स के हो, पहले मैं आपको तो जानूँ, उसको तो बाद में देख लेंगे, वो तो बच्चा है अभी, बड़ा होगा, उसको बाद में देखेंगे, पहले मैं आपका तो जानूँ। फिर कोई नहीं आता है। वो बात होगी कि बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों की कंप्लेंट लेके आपके पास आते हैं। हाँ, है ना? अगर मैं बोलती हूँ कि पहले मुझे आपकी करनी है ना, फिर कोई नहीं आता। फिर कोई नहीं आता क्योंकि पहले आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, हाँ, फिर नहीं आएंगे नहीं वो। फिर कोई नहीं आता है, क्योंकि फिर उनको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं तो ऐसा मैडम कि निकाल हम भी लेगी गलत हैं, कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्हें लगता है कि हमारे में भी गलती हो सकती है। बिल्कुल लगता है, पर फिर वो उनका डिफेंस होता है ना, जैसे आपने बोला कि अगर ऐसे ना करो तो उसको समझ में नहीं समझ आएगा, नहीं आता है। अगर ऐसे ना करो तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, जी। आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करने का मन करेगा, जो एक रिस्पेक्टफुल वे से, प्यार से आपको समझते हुए दी गई है, या जो एक अथॉरिटेटिव वे में थोड़ा सा डोमिनेट होके और थोड़ा सा जोर लगा के दी गई है। इंस्ट्रक्शन सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। और ह्यूमंस जो हैं वो तो प्यार वाली भाषा बहुत जल्दी समझते हैं। और ये चीज़ हमारी रिलेशनशिप में भी मैटर करती है काफ़ी। बिल्कुल मैटर करती है जी। रिलेशनशिप जो है, अगर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, इवन इफ नॉट लव, फिर भी कंसिस्टेंटली, क्योंकि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बहुत सारे कपल्स आजकल हैं जो मतलब दे आर नॉट इन लव बट स्टिल अंडर सेम रूफ, ठीक है ना। तो अगर आपको इसको एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बना के रखना है, तो जिसको हेल्दी एंड ओपन कन्वर्सेशंस कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बहुत ज़रूरी हैं। बट आजकल तो लोग करते ही नहीं है मैम बातें। क्योंकि लोगों को मीडिया अच्छा लगता है। सब लोग अपने में खोए हुए हैं या अपने फ़ोन्स में खोए हुए हैं। लोगों ने अपने आप को खो दिया है, खोए नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने आप को खो दिया है। उनको अपना वजूद, अपना आकार, अपनी एबिलिटीज़, किसी चीज़ का पता नहीं। दे हैव लॉस्ट देमसेल्व्स अटरली, बिल्कुल किसी का पता ही नहीं है हमें। जैसे मान लीजिए आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो हैं, लेकिन कभी आप यहाँ खड़े हो तो मुझे तो पता ही नहीं है बंदा पता ही कौन नहीं है। चलेगा, अननोन फ्रेंड्स हैं ये। और हम उनको इमोजी भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हम हैं, उनसे चैट कर रहे हैं बट जब वो सामने आ जाए तो हमें पता ही नहीं है कि कौन है। एंड हाउ दैट पर्सन इज मैटरिंग इन माई लाइफ।
मुझे तो पता ही नहीं वो बंदा कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। उसके बदले में मैं वो बंदा इग्नोर कर रही हूँ जो मेरे साथ मेरे घर में मेरे रह रहा साथ है। रहता है। और किसको नहीं पता है ये? हम्म, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, सबको पता है जी। ऑडियंस को नहीं पता, सबको पता है, हम्म, फिर भी हम नहीं करते हैं। तो अपना अपना विवेक माइंडसेट है, एक माइंडसेट हो गया है आजकल लोगों का ये। बना लिया है। जानबूझ के बनाया है। नहीं, जो हम पर राज करते हैं, मेगाट्रॉन्स जो हैं हमारे, फेसबुक वाले और ये इंस्टाग्राम। इंस्टा वाले और मेटा जो है और ये सब, इन्होंने, अभी तो ओपन एआई आ गई है, इन्होंने जो अगर कोई पर्सन रात को लड़ाई करके सोया है तो सुबह तक तो उसको इंस्टाग्राम ऐसी ऐसी रील्स दिखाना शुरू कर देता है कि तू ही सही है। क्योंकि वो सब सुन रहे हैं। माइक ऑन होता है, कुछ भी ऑन होता है, जीपीएस रहता है, वो सब सुनते हैं, वो सब सुनते हैं। वी आर नॉट प्राइवेट एनी मोर, वी आर नॉट सेफ एनी मोर। सर्विलेंस तो हमारे ऊपर 24/7 है। अब कहाँ हो, क्या बात कर रहे हो, किसके साथ हो, सब पता है। बिल्कुल। आप अपने फ़ोन का माइक्रोफोन ऑन करके इधर रख दीजिए, वहाँ पर आप अपना दूसरा वाला नंबर उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, वो क्या बातें कर रहे हैं आपको आराम सब से पता है। सब पता चलेगा। लड़ाई करके सोना है। फिर एक और चीज़ है, जब आप लड़ाई करके सोते हो और सुबह उठते हो ना, आपका फेस बिल्कुल चेंज होता है। समटाइम्स वी थिंक कि अरे मैंने लड़ाई भी की थी। समटाइम्स वी थिंक कि बस इस बात पे मैंने लड़ाई कर दी, ये तो नहीं करना चाहिए था। पर फिर ईगो खड़ी हो जाती है बीच में। कि मैं क्यों आगे जाऊँ, सॉरी बोलूँ। बिल्कुल। फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर वो बंदा रील्स देखता है, क्योंकि उसने तो सुनी है ना आपकी लड़ाई, आपकी अलेक्सा, एक कोर्ट केस था, मैं उसको फॉलो कर रही थी। उसमें हु वाज द एविडेंस? अलेक्सा वाज द एविडेंस। एलेक्सा एविडेंस। हाँ, अमेज़न की जो अलेक्सा है वो एविडेंस थी, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड करती है, तो उनके पास और कुछ था नहीं। आई थिंक देयर इज़ अ मूवी, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी, मुझे नाम भूल गया उसका। तो उन्होंने फिर अलेक्सा से रिकॉर्डिंग निकलवाई कि इन्होंने कन्वर्सेशन क्या की थी। तो वो इतना सुनती है, तो ये तो वो सुनेंगे ना सब, तो वो सुबह आपको वैसी रील्स दिखाएंगे। फिर बंदे का माइंडसेट वैसा ही हो जाता है, फिर बंदा वही चीज़ें सोचता रहता है कि शायद मैं ही सही हूँ, इसलिए ईगो आ रही है बीच में। हम तो हमेशा ही सही होते हैं। नहीं, जैसे कि अगर एक थॉट आ जाए हमें कि यार मेरे को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, फिर वो 10 रील्स देखेगा, फिर उसे लगेगा सही करा मैंने, बिल्कुल। है ना। वो हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारी वैल्यूज़ के ऊपर तो इनकैश कर रहे हैं। पर जो आपने बात कही ना कि मतलब मैं क्यों सॉरी बोलूँ या मैं क्यों कहूँ, हम में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं गलत था। हर एक को लगता है मैं ही सही हूँ। यही प्रॉब्लम है। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। जी। एक बार मैं दिल्ली में थी, तो वहाँ एक हस्बैंड वाइफ आए, काउंसलिंग था। तो मैडम मुझे ना नहीं रहना इसके साथ, वाइफ ने बोला मुझे नहीं रहना इसके साथ। अरे क्या हुआ, मतलब कुछ कुछ बोल रहे थे। तो ये ना टूथपेस्ट को ना अच्छे से यूज़ नहीं करता है, उसको ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे करता है, और उसका ढक्कन कभी नहीं बंद करता है टूथपेस्ट का। और सुबह उठ के देखो ना तो उसमें कुछ मच्छर वच्छर, चींटी वींटी ये सब जुड़ा हुआ होता है। ये रीज़न है। ये रीज़न है। उन्हीं का दूसरा रीज़न था तब, मतलब तब तो ये इतना नहीं था। आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ ईयर 15-16 की बात है। ओके। तो रिमोट रिमोट नहीं देता है मुझे ये, टीवी का रिमोट टीवी नहीं का देना। रिमोट नहीं देता है। और फिर अब टेक्निकल सॉल्यूशंस तो इसके बहुत हैं कि आप टूथपेस्ट अलग कर लो, हाँ। आप अपना बाथरूम अलग कर लो, है ना। आप अपना टूथपेस्ट को किसी रूम में रख लो अगर आपको ऐसा लगता है। रिमोट भी एक डिवाइस के 2 रिमोट होते हैं। या आप अपने टाइम का सेट कर लो कि 1 घंटा उसने देखना है, 1 घंटा आप देख लो। कैसे भी सेटिंग हो सकती है, राइट। फर्स्ट इज द इंटेंशन। इंटेंशन वाज नॉट टू स्टे टुगेदर। वो सोच लिया गया है पहले हाँ माइंड में, बिल्कुल। फिर वो रीजंस ढूंढ रहे हैं।
और सेकंड इज द नेचर ऑफ द कंप्लेंट। कंप्लेनिंग नेचर, मतलब नेचर देखो कंप्लेंट का क्या है कि मतलब टूथपेस्ट। ये तो टॉपिक ही नहीं है ना लड़ाई का, ये तो उन्होंने सोच लिया, तो वो ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी हमें पॉइंट मिल जाए। तो फिर ये बोलो ना आके। वो फिर रीज़न ढूंढ रहे हैं कि हमें कैसे अलग होना है। तो फिर ये बोलो आके कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, और ये जो छोटी छोटी बातें एक दूसरे करते हैं, वो करता है या मैं करती हूँ, ये हमारा ना रहने के, इकट्ठा ना रहने के कारण को और स्ट्रांग बना रहा है। इंटेंशन इज कि हम इकट्ठा नहीं रहना चाहते। तो फिर ये बोलो ना आके। आप उधर लॉयर को भी कंफ्यूज कर रहे हो, इधर आप काउंसलर को भी कंफ्यूज कर रहे हो। अब हम जैसे लोग उनको सोल्यूशन बताते हैं कि ठीक है मैडम आप टूथपेस्ट अलग कर लो या आप ये अलग कर लो, वो फिर आ जाते हैं मैडम दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज यू डोंट वांट इट टू वर्क। वो चाहते ही नहीं ना उस चीज़ को तो सॉर्ट करना। तो कैसे होगा? वो नहीं होगा ना। जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो सॉल्व होएगी ही नहीं। इसलिए अपने अंदर झांक के देखना, अपने आप से बात करना, अपने आप को समझना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने आप को प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग आपको कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये आपके बस में नहीं है, और ये कभी होगा भी नहीं। आप लोगों को खुश करने की, लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश में हमेशा मत रहिए। सबसे पहले अगर आपको किसी को प्लीज़ करना है, खुश करना है, तो पहले अपने आप को कीजिए। और अपने आप को आप खुश तभी कर पाएंगे जब आप अपने साथ टाइम बिताएंगे, मोबाइल के बिना। पर आज इसके टाइम पे तो बहुत मुश्किल है। जैसे सदगुरु जी ने ना हमें एक बार एक एक्सरसाइज दी थी कि जैसे ये आपका स्टूडियो बना हुआ है ना जी, ऐसे ही उन्होंने बोला अपने अपने घर में, मतलब वहाँ पे नहीं, तो उन्होंने बोला था कि आपको ना मतलब 1.5 या 2 घंटे बैठना है उस कमरे में, लेकिन आपके पास कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई बुक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा आपके पास। आपने कोई मेडिटेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? उठना नहीं है, बस बैठे रहना है, चाहे क्रॉस लेग करके बैठ जाओ, चाहे फ्लैट लेग करके बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, बैठना है, उठना नहीं है उस जगह से। कुछ नहीं है आपके पास, लाइट है बस एक, और फिर देखो कितने लोग बैठ पाए। मुझे तो पता नहीं, पर तब तो मैं भी नहीं बैठ पाई थी। कितने लोग बैठ पाए होंगे इस चीज़ को लेके। मतलब जब ये हुआ था तब तो मैं भी नहीं बैठ पाई थी। नहीं बैठ पाएंगे, बहुत कम ही ऐसे बिरला है, जैसे कह दें कि बिरला है कोई जो ऐसा बैठ पाए। मतलब आप अपने साथ ही नहीं हो तो आप किसी के साथ तो क्या ही रह लोगे, है ना? आपको अपने साथ तो होना पड़ेगा ना। अगर आपको अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है तो बिफोर करेक्टिंग हर कि इसको ऐसे कर लिया करो, इसको ऐसे कर लिया करो, इसको ऐसे कर लिया करो, अपने अंदर देखना है कि मैं पहले अपने आप को करेक्ट करूं। ये उसका तरीका है काम करने का, क्योंकि ये मेरा तरीका नहीं है काम करने का। इसका मतलब ये नहीं कि उसका तरीका गलत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये काम ऐसे हो तो इसका मतलब नहीं है कि वो काम गलत कर रही है। तो पहले मुझे अपना इनसाइट देखना पड़ेगा कि अगर वो ऐसे कर भी रही है तो फिर क्या हो गया, क्या हार्म है इसमें, कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं कर रही तो ना। काम होना है चाहे किसी की भी तरीके से हो, हाँ है ना? बिल्कुल। मेन तो डेस्टिनेशन है ना, कि हमें यहाँ पहुँचना है, चाहे हम किसी भी रास्ते से पहुँचे। पर ये कितने लोग सोचते हैं? इस टाइम पे तो नहीं सोचते नहीं ना लोग, सोचते जी। बिल्कुल नहीं सोचते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कोई ऐसा केस जो आपके पास आया हो? हाँ बिल्कुल, स्नोरिंग की वजह से बहुत डाइवोर्सेस होते हैं, खड़ाटे मारना जिसको कहते हैं। उसकी वजह से डाइवोर्स हो रहा है। बिल्कुल हो रहे हैं। अब जो सिंगल रूम में रहते हैं, या अगर डिवोर्स नहीं हो रहे तो स्ट्रेस हो रहा है। जैसे मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, अब हस्बैंड एंड 5 कमरे भी हैं मान लीजिए, तो हस्बैंड एंड वाइफ को एक कमरा मिला हुआ है, ठीक है ना? तो अब ये नेचुरल सी चीज़ है, किसी को मतलब हो जाता है खराटे वराटे मारने, ठीक नॉर्मल है ना? चीज़ है वैसे तो। हाँ,
पर अब दूसरा बंदा भी नॉर्मल है जिसको नहीं हाँ सुनने की, अब गलत कोई भी नहीं है, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, अब गलत तो कोई भी नहीं है। अब वो कमरा भी नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, जिनके पास कमरे ज़्यादा हैं उनके लिए दे आर गुड, ठीक है। अब जिनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे? या तो वो स्ट्रेस करेंगे, या फिर ऐसे छोड़ ऐसे दें। करती हैं लेडीज, मैडम मुझसे नहीं सुने जाते हैं। या तो वो स्ट्रेस करेंगे या वो पूरी पूरी रात बैठे रहेंगे, फिर सुबह उनको नींद आती है। हम्म, तो अगर तो ये यंग कपल्स में हो रहा है, दे विल स्ट्रेट फॉरवर्डली कम फॉर द डिवोर्स, स्ट्रेट। अगर ये हमारे जैसों में हो रहा है तो हम थोड़ा सा एक दूसरे को समझाने समझा बुझाने की देते कोशिश करेंगे, लेकिन दुखी हम भी होंगे। हैं। तो फिर इसकी भी रेमेडीज है, ठीक है ना। रेमेडीज तो आजकल हर चीज़ की हैं वैसे तो। हाँ, इसकी रेमेडी है, जैसे आजकल वो जब हम कॉन्सर्ट्स में जाते हैं तो हम वो सिलिकॉन हाँ वाले वो प्लगइन्स लगा करते लो, हैं हाँ ना, सीरियस। तो वो लगा लो आप। अगर हस्बैंड को वो है तो आजकल स्नोरिंग की डिवाइसेस आ गई, यहाँ पे लगाओ तो नोज वो पे लगा लो। थोड़ा ऐसे उसको ब्रॉड कर देती है, तो ये पैसे थोड़ा क्लियर हो जाता है। या वैसे ही बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, योग में बहुत बहुत कुछ है, हम्म, तो आप वो कर सकते हो। बात खत्म होती है, इंटेंशन क्या है। मैं अब बात तो वहीं आ गई कि उन्होंने रहना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, वो रीज़न ढूंढ रहे हैं। सहनशीलता भी नहीं है ना, थोड़ी सहनशीलता कम हो गई है, फोकस कम हो गया है, कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन में की सहन शक्ति और कम हो जाएगी। जी, सहन शक्ति बहुत बड़ी टर्म है, और सहन शक्ति को कौन डिफाइन कर रहा है, बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। आपकी डेफिनेशन टॉलरेंस की या सहन शक्ति की मेरी डेफिनेशन से अलग हो सकती है, तो हम इसको एक जनरल टर्म बना के नहीं कह सकते हैं। नहीं, जैसे कि अगर हम बच्चे को देखें कि आज के टाइम जैसे कि हम और पीछे जाएं, अगर हम 60s या 70s में जाएं, उन्हें गुस्सा कम आता है। 90s वालों को उनसे थोड़ा सा और ज़्यादा आता है। अब आने वाले टाइम में आई थिंक 2000 के बाद वालों को और जल्दी आता है। सो हम कह सकते हैं कि आगे जो आने वाले हैं उनको और जल्दी गुस्सा आएगा। तो आपके एग्जाम्पल के हिसाब से फेलुअर बढ़ता गया, मतलब इनहेरेंट होता गया, होता गया। है ना। जो पेरेंटिंग का मतलब वो कहते हैं ना, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, है ना, वो आगे 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 जाता गया। तो फिर अगर हम फॉल्ट या प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करें तो कहाँ है? जनरेशन्स में बैलेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रही हूँ, उसके लेवल तक नहीं जा रही हूँ, तो गैप बढ़ेगा। जो मुझ में नहीं है वो उसमें आ ही जाएगा, या जो मुझ में है वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको चाहती हूँ किसी सर्टेन वे से बिहेव करे और वो नहीं कर रहा है, तो गैप आएगा, इनटॉलरेंस हो जाएगा कि मम्मा क्या कह रहे हो, ये थोड़ी होता है आजकल, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा ना, ऐसे ही मुझे समझना पड़ना था, ऐसे ही उनको समझना पड़ना था। हाँ, ये आईटी ने काफ़ी कुछ हमसे ले लिया या इन बेटर वेज हमने दे दिया है, पर कहीं ना कहीं ये सही है कि आगे 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 जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ रही हैं। बिल्कुल। है ना। अच्छा, तो जब अगर हम देखें कि अब बच्चे जो हैं उनको, हर बच्चे को स्ट्रेस है इस टाइम पे, चाहे वो पास अच्छे नंबरों से हो रहा है, चाहे वो फेल हो रहा है, स्ट्रेस हर एक को है। बंदों की मेंटल हेल्थ सबकी बिगड़ी हुई है इस टाइम पे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ कैसे बंदा ठीक करे? इसमें पेरेंट्स का रोल है या हम ज़्यादा बच्चे को समझाने की कोशिश करें? इसमें सबका रोल है, इसमें गवर्नमेंट से लेकर सिस्टम से लेकर स्कूल, एजुकेशन, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे का खुद का, ये पूरा एक चेन है। जो जहाँ इस चेन को ब्रेक कर देता है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। जो इस पैटर्न के अंदर घुस के अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है वो फंस जाता है फिर। अब इस चेन में से बाहर निकलना है तो आपको 100 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। चेन में से तो कोई, जैसे मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देती हूँ। मेरी बच्ची है, वो मीडिया कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है। हमारे घर में आज तक किसी ने आर्ट्स भी नहीं लिया। मतलब ये मीडिया का तो बात आप छोड़ दीजिए, हमारे घर में किसी ने आर्ट्स भी नहीं लिया, सारे साइंस 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 वाले थे।
जब हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई बात नहीं, ये जहाँ चाहते हैं इसको वहाँ भेजेंगे और जो कोर्स चाहते हैं इसको वही कोर्स करवाएंगे, मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र तक ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम आप ये क्या कर रहे हो? इमेजिन, हम जैसे मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी, बाकी तो आप पेरेंट्स ने क्या कहा या रिलेटिव्स ने क्या कहा वो तो आप समझ सकते हैं। जिन्होंने कभी भी फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने भी फ़ोन कर उन्होंने भी फ़ोन किया और बोला कि इतने पैसे खर्चोगे इस डिग्री के लिए? मतलब अगर तो आप इस चेन को तोड़ के इतनी हिम्मत रखते हैं कि मैंने फैसला लिया है, मैं संभाल लूँगा, कोई बात नहीं, फिर तो आप इसमें से निकल आइए कि ठीक है, वो कल को ज़्यादा कमाए, कम कमाए, कैसे करे, वो उसकी चॉइस थी, हमने दे दी। अब कॉन्सिक्वेंसेस उसके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है ना? अगर तो ये हिम्मत हम रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो वो स्ट्रेस का ऐसा साइकिल बनता है, ऐसा साइकिल बनता है जिसको वो चक्रव्यूह कहते हैं ना, जैसे घुस तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलना होता हमें। बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, पहले तो ये है कि उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस कितनी है। तू तो लंबा ही नहीं हुआ यार, तू तो 5 फुट 2 इंच का ही रह गया, है ना? अरे तू तो मेरा शाम है, काला काला सांवला सांवला सा, ठीक है, तेरा वजन बहुत बढ़ गया, डाइटिंग कर। जबरदस्ती बच्चों को डाइटिशियन लगवा देना है, जबरदस्ती, ठीक है, तेरा वजन बहुत बढ़ गया है, तू कैसे जाएगा स्कूल में? वो बच्चा बेचारा इतना शैमिंग में आ जाता है ना, स्कूल ही नहीं जाता है। ठीक है, मतलब चीज़ें घर से शुरू हो रही हैं अगर देखा जाए तो। घर से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दुकान वाले से, हर एक से हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें तो अच्छी सीट नहीं देते हैं स्कूल में, तुम क्या करते हो स्कूल में? शरारत करते हो? मैं भी तो पूरे पैसे देती हूँ स्कूल में, ऐसे कैसे? फिर उसके बाद टीचर्स, इसको देखो, इसकी तरह बनो, यहाँ पे पढ़ो। और एक कितना बुरा ट्रेंड है हमारे स्कूल्स में, जितने भी बच्चे के स्कोर आए हैं, नंबर आए हैं, उसको क्लास में ही अनाउंस कर देते हैं। रोल नंबर 1 15 आउट ऑफ 50, रोल नंबर 2 25 आउट ऑफ। बच्चे के माइंड में वहीं पे छप जाती है वो चीज़, आई थिंक। ज़रूरत क्या है? आपके नंबर कितने हैं उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे जितने आए मुझे तो उससे फ़र्क पड़ता है ना। आपने टॉप किया तो मैं इसमें क्या कर लूँगी? कुछ नहीं कर सकती ना। रोल नंबर, अच्छा फिर ये सब हो गया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, गेट आउट ऑफ द क्लास, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखने, तुम बाहर खड़ी हो जाओ। 17 साल के बच्चे को जो 5 फुट 7 इंच का हो चुका है, उसने स्कूल में यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो घर से तैयार हो के आया है, अपना टिफ़िन लेके आया है, ठीक है, वो एक प्राइवेट स्कूल की फ़ीस दे रहा है, आप उसको फर्स्ट पीरियड में या सेकंड पीरियड में बोल रहे हो कि बाहर खड़ा हो जाए। आप क्या कर रहे हो उसके साथ? मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप उसके साथ? इंसर्ट, ह्यूमिलेशन, बेइज्जती। और वो बच्चे बाहर पता है आपको कैसे खड़े होते हैं? वो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ बच्चों के माइंड में छपी रह जाती है। कितना इंसर्ट होता है। आप उस ह्यूमिलेशन को थोड़ा फील करके देखिए, कितनी इंसर्ट होती है। तुमने प्रोजेक्ट नहीं किया, तुम्हारा 0 नंबर, बच्चे के सामने तुमने प्रोजेक्ट नहीं किया, नहीं लगाया, तुम्हारा 0 नंबर। दिस इज नॉट द वे टू डील विद द 17-year-old। ठीक है बेटा, आप करो, नहीं तो आपका 0 नंबर लग जाएगा। अगर लगाया भी है तो देयर इज़ अ वे टू कन्वे कि आपने डेडलाइंस पे नहीं दिया मुझे, या ऐसा नहीं किया आपने तो इसलिए मुझे लगाना पड़ा, मैं मजबूर थी, मैंने आपकी हेल्प करने की आप कोशिश मान ही की, नहीं रहे हो। हाँ, तो इसलिए दिस इज़ द वे। उसके बाद जब 0 नंबर लेके बच्चा घर में जाता है, फिर तो आपको पता ही है। फिर मेन चीज़ तो वहाँ शुरू होएगी फिर घर पे जाके। हाँ, तुम सारा दिन मोबाइल देखते रहते हो, तुम सारा दिन बाहर जाते रहते हो, तुम्हारा फ्रेंड्स का ये है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, उसके इतने नंबर आ गए, उसका ये बैच चेंज हो गया कोटा में, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेस है। वो सी बैच वाले बी में आ बी गए, में तू चले बी गए। में, तू सी में ही रह गया। फिर उसको वो स्ट्रेस, बच्चा
बच्चा पेपर देने जाता ही नहीं है, वो किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने जाता है। वो अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो कर ही नहीं पा रहा है। पापा क्या सोचेंगे, इतने नंबर चाहिए, टीचर क्या सोचेगा, इससे ट्यूशन लिया है, इतने नंबर चाहिए। मैं मतलब किसी को ऐसा बुरा पेंट करने, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर रह चुकी हूँ, बहुत देर मैंने भी काम किया है, तो ऐसा नहीं है। ये है कि बच्चे के ऊपर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाता है, हम्म और उसका जो प्रूफ है वो हमारे पास है ही। बच्चे फिर सुसाइड कर लेते हैं जब उनको लगता है कि हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए, किसी की भी एक्सपेक्टेशन पर हम नहीं उतर पाए, तो फिर हमारी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रह गया। रोज़ सुनना है, रोज़ सुनना है, रोज़ सुनना है, रोज़ सुनना है, इससे अच्छा है कि एक ही बार। तो ये सब जिम्मेवार है, A to Z। और आजकल सारे इसी लूप में फंसे हुए हैं, क्या दें। फंसे हुए हैं, जो निकलते हैं उनको खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर अगर आप दुनिया से अगेंस्ट जाके खड़े होने का आप में बल है, या आप सोचते हैं कि ठीक है भाई, आपने हमें पाल लिया, अब हमें अपने बच्चे पालने दीजिए अपने ढंग से, अगर ये है तो निकल सकते हैं लूप से बाहर, कोई बात नहीं। बट उसके लिए बच्चे पे भी बहुत प्रेशर हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने सब लोगों की बातें सुनी और फिर ये लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। इस चीज़ का बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पेरेंट्स को किसी ने कुछ कह दिया तो पेरेंट्स को अपने तक ही रखना चाहिए, कोई बच्चे के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चे ने सुन भी लिया है कि किसी ने मेरे पेरेंट्स को ऐसा किया है, तो पेरेंट्स को कहना चाहिए कि ठीक है, दैट एंड्स विद अस, वो हम तक था, कोई बात नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, तुम्हारी ज़िंदगी मतलब तुम अपने हिसाब से देखो उसको क्या करना, इन अ गुड वे। तुम अपने हिसाब से देखो, अगर आपके फैसले सही हैं या कुछ भी हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। पर थोड़ा इसके लिए ना वो माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। वो चेंज करना थोड़ा इस टाइम पे करके कोई राज़ी नहीं है। करना चाहते नहीं है। राज़ी तो सब हो जाते हैं, करना चाहते नहीं हैं। या फिर वो अपने बच्चों को इस तरह के फील्ड में देखते हैं या देखना चाहते हैं जहाँ पे मतलब पैसा थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आ जाए या ज़्यादा आ जाए, देन वी आर हैप्पी। नहीं तो हम कह सकते हैं कि हर पेरेंट अपने बच्चे को आई थिंक सक्सेसफुल देखना चाहता है, या यही चीज़ है। देखिए वो किसी सपने को रोकना नहीं चाहता है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का सपना तो नहीं रोकना चाहता, वो बस इस चीज़ से डरता है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए सक्सेस को कौन कैसे डिफाइन करता है, ये तो कई लोगों के लिए सक्सेस पैसा कमाना नहीं है, कई लोगों के लिए सक्सेस है एक अच्छी ज़िंदगी जीना, ठीक है ना। अब अगर बच्चा बोले कि ठीक है पढ़ाई तो ऐसी थी लेकिन मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, मतलब पैसे तो ज़्यादा नहीं है बट आई एम हैप्पी, तो कईयों के लिए ये सक्सेस है। ये चीज़ पेरेंट्स समझते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके लिए सक्सेस है पैसा। पैसा। और पैसा कहाँ से आता है? अगर आप डॉक्टर हो या आप इंजीनियर हो या आप लॉयर हो, इंडिया में तो पैसा इन्हीं से आता है। जहाँ आजकल ये नया आ गया है, ये IT सेक्शन एंड दिस एंड दैट, यूट्यूब एंड ऑल, उससे लोग बहुत तो यहाँ फिर आप उससे पैसा कमाओ। तो मतलब अब मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा कि अगर कोई भी पेरेंट सिर्फ आपको पैसा कमाने के लिए देखता है कि आपका पैसा कमा सके पर्सन, यस, है ना, वो उनके लिए सक्सेसफुल है। ये चीज़ गलत है। बिल्कुल गलत है। मेरे लिए सक्सेस क्या है आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? मेरे लिए सक्सेस है कि मैं महीने में 4 किताबें पढूं, देन आई फील माई सेल्फ सक्सेसफुल। पैसा अगर मैं 20-30-25 हज़ार भी कमा लूँ तो आई एम ओके। आप मेरी सक्सेस नहीं डिफाइन कर सकते ना, या आप मेरी सक्सेस ऐसे डिफाइन करते हैं कि मेरी मतलब बुगाटी या मसरटी बाहर खड़ी है तो मतलब बहुत तकड़ी फिर पर्सनैलिटी सक्सेस आ गई है, तो फिर तो आपके लिए वो सक्सेस होगी, मेरे लिए नहीं है। पर ऐसा माइंडसेट लेके आना इज आई थिंक नियरली इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इस टाइम पे, इस जनरेशन में या इस टाइम पे जो पेरेंटिंग चल रही है, इस टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मैम ऐसे।
मुश्किल होगी क्योंकि कंपैरिजन्स बहुत हैं। हम्म वो एक ऐड आती होती थी ना पहले, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, याद है आपको? पर आप तो छोटे होते होंगे बहुत ना। भला उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, उसका घर मेरे घर से चमकदार कैसे। तो ये तो मीडिया में ही दिखाया जा रहा है, ओपनली एडवर्टिजमेंट्स बना के। क्या मैं मतलब कंपैरिजन तो हमारे खून में कंपैरिजन, है ना? तो फिर कहाँ से ये माइंडसेट बनेगा? मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, आई वुड से। जी। अच्छा, आजकल बच्चों की मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। सो कोई कंट्रोल करने का तरीका आप बताना चाहें कि बच्चे इस चीज़ का खास ध्यान रखें? बच्चे तो फूल हैं, पौधा है जिसको हमने लगाया है। अब वो बढ़ेंगे या मुरझा जाएंगे, या उन पे फूल आएंगे आगे के नहीं आएंगे, ये हमारी ड्यूटी है। तो हमें बच्चों को वैसा माहौल देना पड़ेगा जिससे कि वो बढ़ें, फूलें, एक अच्छी पर्सनालिटी बन के निकलें। हम्म अच्छी पर्सनालिटी से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अच्छी सैलरी हो, अच्छा पे पैकेज हो या अच्छा घर हो। मतलब हम उनको ये सिखाएं कि अच्छा जीवन जीना। जैसे सदगुरु जी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। हम्म बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो जो आंसर उन्होंने दिया वो शायद किसी ने नहीं दिया। सो किसी ने बोला कि लिविंग हैप्पीली, या लिविंग जॉयफुली, या गिविंग बैक, या बी सिंक्रोनाइज विद द फैमिली, या पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, डोनेशन करो। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला द पर्पस ऑफ लाइफ इज लिविंग। डोंट रेंट इट आउट टू योर कार्स, टू योर मनी, टू योर वेल्थ। जिंदगी को जीना सीखो। जी तो रहे नहीं है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे तो सिर्फ दिखावा चल रहा है। सिर्फ दिखावा। और टू बी वेरी प्रिसाइज, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। हमारे तो सॉन्ग्स में भी एप्पल और बुलेट और ये वो सब घूमता रहता है ना? उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के माइंड पे। पड़ता है। हम जितना वायलेंस गानों में दिखाएंगे, बच्चे उतना ही उसको कॉपी करने की, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उससे बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल, उनका नाम ही इन्फ्लुएंसर्स है। उनका नाम कुछ और होना चाहिए, लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स या समथिंग, कुछ और होना चाहिए। मतलब हाउ दे कैन बी इन्फ्लुएंसर्स? इन्फ्लुएंसर्स कैसे हो सकते हैं? जी। अच्छा, और मेंटल हेल्थ बॉडी पे कैसे रिएक्ट करती है? अगर कोई पर्सन सारी चीज़ों को लेके बैठा हुआ है अपने ऊपर, अपने अंदर ही लेके बैठा हुआ है, वो सबसे पहले कैसे दिखेगी? जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक डेफिनेशन दिया था हेल्थ का। उसमें था कि इट इज़ अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ, सिर्फ हेल्थ। इट्स अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, होलिस्टिक। इनका जो बैलेंस है ना, अगर वो आपके पास है तो आप हेल्दी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मसल्स तो हैं लेकिन आप डर जाते हो, या आपकी मेंटल एंजाइटी आपको बहुत होती है। दैट इज़ नॉट हेल्थ। ठीक है ना? तो ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपको स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत जल्दी। आपको उसके साथ स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपको उसके साथ जैसे कहते हैं ना, वो धड़कन बढ़ जाना, वो भी हो सकता है। आपको उसके साथ जैसे बालों का गिरना, जिसको कहते हैं एलोपेशिया डिजीज़ जो होती है, आपको स्ट्रेस के साथ वो भी हो सकती है। आपको स्ट्रेस के साथ ये गट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ये भी हो सकती हैं। स्ट्रेस के साथ आपका शुगर लेवल जो है स्पाइक कर सकता है, हाई हो सकता है।
आपका बीपी जो है वो भी हाई हो सकता है। स्ट्रेस के साथ आपको बहुत तरह के अल्सर्स हो सकते हैं, थ्रोट में भी हो सकते हैं, लिवर में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेस का मतलब है कि देयर इज़ समथिंग इन द ब्रेन दैट्स नॉट वर्किंग वेल। तो अगर वो नहीं काम करेगा तो वो जहाँ जहाँ पर बॉडी में जा रहा है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वो नहीं पहुँच रहा है या ज़्यादा पहुँच रहा है, तो वो उस पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। बहुत बहुत कईयों को स्ट्रेस में वॉमिटिंग हो जाता है, प्यूक हो जाता है, कईयों को यूरिनेशन बार बार होता है, कईयों को पसीना बहुत आता है, कईयों को डायरिया हो जाता है, कईयों को वो कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और कोई कहते हैं नॉट्स इन द स्टमक। जैसे कहते हैं ना कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरा ऐसे कुछ हो रहा है। दिस इज ऑल फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। बिल्कुल लेना देना है, 100% लेना देना है। आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के आते हैं? स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन, यस। लोगों को वैसे पता नहीं होता जनरली कि डिप्रेशन है क्या, पर उनको ये ज़रूर पता होता है कि डिप्रेशन है, और समटाइम्स डॉक्टर ने लिखा होता है कि डिप्रेशन है, बट मतलब क्लासीफाइड डिप्रेशन नहीं होता कि डिप्रेशन डिसऑर्डर है या क्या है, लिखा होता है। और उसके बाद आते हैं ज़्यादा करके एक OCD करके एक प्रॉब्लम होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो बाकी ज़्यादा केसेस इसी के आते हैं। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसी के आते हैं। अच्छा, डिप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? डिप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आपने कभी चांद का वो देखा है सरफेस? फोटोज वोटो में दिखाते होते हैं, उसके ऊपर वो क्रैटर्स हैं जो ऐसे गड्ढे गड्ढे से नहीं बने हुए, दिमाग में ऐसे बन जाता है। अच्छा। एक ही मतलब एक आध, उसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेस हो गया, ओके, डिप्रेस कर। सो हम कह सकते हैं कि वो पार्ट अंदर चला गया। मतलब बाहर से नहीं हाँ, दिखता मतलब है, वैसे मतलब नहीं, फिजिकली नहीं। हाँ बाहर से नहीं, मतलब डिप्रेस हो गया। अब उसकी जगह तो इतनी थी, अब वो नीचे गया है तो उसने अपने फंक्शन जो हैं वो कम कर दिए हैं, और जहाँ पर उसने दबाया वबाया है या जो भी किया है उसके भी फंक्शंस कम हो गए हैं। अब उसके फंक्शंस कम हो गए हैं तो वो आपकी बॉडी पे भी दिखेगा, आपके बिहेवियर में भी दिखेगा, आपकी सोशल लाइफ में भी दिखेगा, सब चीज़ में दिखेगा। डिप्रेशन इज़ व्हेन मतलब लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस का इलाज ही नहीं कर पाते हैं या करते हैं और आप उसी के साथ जीते हैं, फिर आपका सोशल आइसोलेशन होना शुरू हो जाता है, आपको किसी के साथ बात करना पसंद नहीं आता, मतलब वेरियस टाइप्स होते हैं उसके। नहीं, सो पहले हमारे को स्ट्रेस होगा, फिर डिप्रेशन होगा, उसके आगे क्या लेवल आएगा? उसके आगे कोई ना ही आए तो अच्छी बात है, उसके बाद आपको फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी शुरू हो जाती हैं डिप्रेशन के बाद। हाँ, क्योंकि आपको उसका इलाज करना पड़ेगा, इलाज तो करना पड़ेगा, और दवाई भी खानी पड़ेगी, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा, क्लिनिकल के पास भी जाना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको डिप्रेशन है और साइकियाट्रिस्ट ने आपको बोला है कि ये दवाई इतने बजे खानी है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, परमानेंट वाली काफ़ी कुछ हो जाता है। और ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड भी होगी हमारे बच्चों में? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपका कुछ दवाइयों के साथ अगर कुछ आपका कोई चीज़ अफेक्ट हो जाता है तो हो सकती है, स्ट्रेस इनहेरेंट हो जाती है, कोई आजकल बड़ी तो बात नहीं है। सारी चीज़ें ही बच्चे अपने पेरेंट्स से ही लेके आ रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स से लेके आ रहे हैं, पर एनवायरनमेंटल भी काफ़ी कुछ है, जैसे हवा अच्छी नहीं है, साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी बहुत है, इसमें भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडीज़ इतनी गर्मी के लिए नहीं बनी है, तो इसमें भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एनवायरनमेंटल सर्कमस्टेंशियल बहुत कुछ है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, बस स्टैंड्स हैं, सर्कमस्टेंशियल भी बहुत कुछ है। नहीं, बट जैसे कि हम जेनेटिक कह सकते हैं हम कि कई चीज़ें अपने हम जीन्स से ही लेके आते हैं, है ना, तो हम स्ट्रेस भी लेके आते हैं। बिल्कुल लेके आते हैं, बिल्कुल लेके आते हैं। तो अगर मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, सो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे मेरे बच्चे को भी होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ, दोनों चीज़ें, बिल्कुल हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। जैसे शुगर है, बेसिकली वो एक सेल होगा या एक जीन होगा जो अफेक्टेड है, ठीक है ना। अब वो आगे चला गया, अब अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं
तीनों इस को भी हो सकता है ना हो, तीनों को हो सकता है हो जाए। हम्म तो सेम वे यही वाली चीज़ है। पर हाँ, अगर मुझे पता है कि मुझे शुगर है, मेरे बच्चों को हो सकता है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म उनके टेस्ट्स करवाती रहूँ मैं टाइम टाइम पे, उनका फूड चेक करवाती रहूँ टाइम टाइम पे, या मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि 25 साल में पता चला कि उसको थोड़ा आजकल तो वो प्रॉब्लम है, मैं जेनेटिक पहले ही टेस्टिंग आ गई है हाँ, मैं आजकल तो। पहले ही उसको करवा लूँ। तो सिमिलरली इट स्टैंड्स विद स्ट्रेस। बट ये चीज़ कोई सोचता नहीं है इस टाइम पे, कह सकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है लोगों के पास, जैसे मतलब हमारे पास, नॉट लोग, हमारे पास, हम्म कि उसकी पोस्ट देखनी है, उसकी स्टोरी देखनी है, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ये सब है हमारे पास। नहीं तो फिर इसका मतलब तो ये है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हाँ, बिल्कुल इसका मतलब ये है। है ना, बिल्कुल, कि सोशल मीडिया से हम बाहर जा ही नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं बाहर जा पाऊँ। अभी आप हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, वहाँ पे इतने इतने पोस्टर्स लगे हुए हैं हम्म कि गूगल इज़ नॉट योर डॉक्टर, इट टेक्स 5 to 6 years, sometimes 10 years to become a doctor। हम्म ठीक है ना, हम गूगल से पढ़ लेते हैं कि हमें ये हुआ है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, चलो ये कर लेते हैं। भैया डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो उसको चैलेंज ही कर देते हैं कि कि पहले गूगल हम से पढ़ गूगल पढ़ से के पढ़ते हैं। कि इस ये क्या दिया है, ये क्या दिया है। आजकल तो स्ट्रेस के भी इलाज गूगल से ले रहे हैं लोग, कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है जी, सो मैं एआई से पूछ लूँ। और अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो एवरीवन हैज़ अ एडवाइस फॉर स्ट्रेस, नो मैटर कि वो बंदा क्वालिफाइड है या उसका क्या फील्ड है या कैसा है वो, हर कोई आपको एडवाइस दे दे। सो आपने कैसे सोचा है वैसे इस लाइन में जाने का? मेरा ना शुरू से रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था। हम्म मेरे फादर बहुत बुक्स पढ़ते थे, तो मेरा रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से। हम्म तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मतलब मैंने काफ़ी सारे अपनी होली बुक्स जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ह्यूमंस तो बहुत बढ़िया हैं, मतलब ये तो फाइनेस्ट क्रिएशन है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा जी की हम्म सबसे बढ़िया जो क्रिएशन है वो ह्यूमंस हैं। तो ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब फिर ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन वो कोई पढ़ाई नहीं है। अब ग्रंथ साहब को पढ़ लेना या वो कर लेना, वो तो कोई डिग्री थी ही नहीं, तब तो बिल्कुल ही नहीं थी, हम तो पुराने हैं, है ना, तब तो ये डिग्री थी नहीं। तो ये नई नई डिग्रीज आई थी तब। लेकिन जब इनको पढ़ा तो इनकी साइंस समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया कि बॉडी ऐसे बिहेव करती है, हार्मोन्स ऐसे होते हैं, सिस्टम्स ऐसे काम करते हैं, बीमारियां ये वाली लग जाती हैं, या न्यूरॉन्स ऐसे काम करते हैं। ये सब साइंस इसका फिर से समझ में आ गया। लेकिन अंत इसका फिर वहीं पे हुआ, जो हमने हमारे पुरानी चीज़ों ने हमें दिया है ना, हमारे ग्रंथों ने, हमारे वो वेद ने, वेदों ने। उपनिषदों ने, अंत फिर से इसका वहीं पर है कि शांति पाने का तरीका जो है ना, वही है। वो जो एंड गेम जिसको कहते हैं ना, हम्म वो वही है, वो वही है। भगवान अगर कोई है तो वो वही है, अपने आप से मिलना। तो स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ऊपर की बात है, पहले हम अपने आप को तो डिफाइन कर लें। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? मैंने बड़ी धीरे धीरे करके ये पायदान चढ़े हैं। मैं बहुत बिलीव करती हूँ स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन मैंने बहुत स्लोली स्लोली ये समझा है और आगे आगे एक 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 कदम बढ़ाया है। जैसे हमें साइकोलॉजी में सिखाया जाता है, एक मास्लो की थ्योरी होती है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हमें उसे कहते हैं। तो पढ़ी थी, समझी थी, सब कुछ कर लिया था। लेकिन फिर ये दोबारा से जब ये सब कुछ पढ़ा, मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था, लेकिन जब मैंने दोबारा से ये सब कुछ पढ़ा, मतलब अपना उपनिषद पढ़े जब दोबारा से, खैर संस्कृत मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आई कैन मैनेज, मतलब पढ़ना मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो फिर मुझे पता चला कि मास्लो ने तो हायरार्की अब दी है, और ये तो कब का लिखा हुआ है, 3-3.5 साल हो गए हैं, और वो भी उससे बढ़िया लिखा हुआ था। है तो सब कुछ हमारे वेदों में। बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको छोड़ के थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो गए।
अब उसके लिए हम वेस्टर्न है ही नहीं, तो हम कैसे जिएंगे वैसे, है ना? तो फिर हमें अंततः वहीं पर वापस आना पड़ेगा, और वही सच है। वो लोग भी इधर ही फॉलो कर रहे हैं। अब योगा इंटरनेशनल हो गया है, ब्रीदिंग टेक्निक्स इंटरनेशनल हो गई हैं, योगा सेंटर्स इधर उधर हर जगह पे खुले हुए हैं। तो नाउ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग हमारी जो नहीं, वेल्थ अब है। तो लोग समझने लग गए हैं वैसे स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी कुछ। हम कहते हैं कि उधर कुछ जाने लग गए हैं। नहीं, इसको समझना पड़ेगा, ये काफ़ी डीप है। मैंने बोला ना, स्पिरिचुअलिटी के लिए पहले 2 घंटे पलाथी लगा कर बैठना भी आना चाहिए, स्पाइन सीधी करके। तो स्पाइन सीधी करके तो देखो, हम वो बैठ ही नहीं फॉर्म पाते। बनानी ज़रूरी है, वो माहौल बनाना ज़रूरी है। वो डिसिप्लिन लेके आना जरूरी है। वो खाना कैसा खाना है, कहाँ बैठना है, कितना खाना है, कितने बजे खाना है, कितने टेम्परेचर पे खाना है, कैसे करना है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपका ADHD में क्या डिफाइन करोगे मैम आप उसे? ADHD जो है, ये कभी कभी तो हाइपर डिफाइंड चीज़ हो जाती है, कई बार हाइपो डिफाइंड चीज़ हो जाती है। ADHD होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कई बच्चे होते हैं जो बैठ नहीं पाते हैं। क्लास में अगर उनको बोल दो बैठ जाओ, तो थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाएंगे, लेकिन वो आराम से बैठ नहीं सकते हैं। उनको उठना ही उठना है, या ऐसे स्लाउच हो जाना है, या ऐसे हो जाना है, या पीछे देखना है। मतलब वो बैठ नहीं पाते एक जगह पर। कोई भी एक्टिविटी अगर उनको बोल दो असेंबली की लाइन में खड़े होना है, तो वहाँ भी वो अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है। एक वो बहुत ही वो उनका फोकस जो है देखने का या पढ़ने का या किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करने का, वो जो फोकस है उनका, वो बहुत ही कम स्पैन का होता है, बहुत ही मतलब लो स्पैन, ड्यूरेशन उसका बहुत कम रहता है। कि अगर आप एक ADHD बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि एक इतना बड़ा न्यूमेरिकल या इतनी बड़ी प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखी हुई है और वो सारी नोट कर लेगा, तो वो नहीं करेगा। वो ऊपर के 1 2 नंबर्स कर लेगा, या नीचे वाला आंसर कर लेगा, और वो मैडम को बोल देगा हो गया मेरा। तो ये इसके मेन प्रॉब्लम है। कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, हाइपर एक्टिविटी रहती है, और अटेंशन फोकस जो है वो उनका ज़्यादा नहीं होता है। अब हाउ ADHD इज़ अ प्रॉब्लम। अब मान लीजिए आप एक दिन अपने बच्चे की क्लास में जाते हैं। काफ़ी स्कूल्स में ये प्रैक्टिस है कि पेरेंट्स को कभी कभी पीछे बिठाया जाता है, या कैमरे से दिखाया जाता है, कभी कुछ दिखाया जाता है। अब आपने नोटिस किया कि एक बच्चा है जो मतलब ना तो पढ़ रहा है ना पढ़ने दे रहा है, वो बातें कर रहा है, दूसरे का भी ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, खुद भी नहीं कुछ कर रहा है, और शरारत किए जा रहा है और बोल रहा है। तो आपको वो बच्चा पॉइंट करे, मतलब आप उस बच्चे को पॉइंट करेंगे कि ये बच्चा जो है ये क्लास में कुछ कुछ क्रिएट कर रहा है, अगर ये ना हो तो क्लास सारी शांति से बैठ जाएगी। अब आगे प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता है कि वो बच्चा ADHD है। आपको लगता है कि ये एक बाकी बच्चों की तरह एक बच्चा है जो कि क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि पढ़ने नहीं दे रहा, जिसको कि मैडम को बहुत परेशान कर रहा है वो। तो आपको लग रहा है कि ये बच्चा मतलब क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ADHD है, क्योंकि आपको पता ही, आपने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। चलिए, आप तो एक पेरेंट हैं, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अब जब एक टीचर को ये नहीं पता होता है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मतलब पहले टीचर रिकग्नाइज करेगा। पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कभी कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स, मेरा बच्चा तो बहुत शरारती है, नहीं नहीं इसको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये तो वैसे ही बहुत तेज है, मेरा बच्चा बहुत तेज है, ये पढ़ने में बहुत तेज है, मैथ्स जितना मर्जी मैथ्स करवा लो इससे, पर लिखेगा नहीं, ये नहीं लिख सकता। मतलब ये साइंस है, पर हम उसको बहुत ही पॉलिश वे से इग्नोर कर देते हैं। अब टीचर उस बच्चे को आइडेंटिफाई तो कर लेता है, ठीक है। सो माई अपॉलोजी टू ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर यहाँ पे देख रहे हैं, सीरियसली माई अपॉलोजी, बट
ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ इन अ गुड वे कि वो टीचर जो है वो उस बच्चे को देख तो लेता है, पर अगर टीचर को पता नहीं होगा कि इसको ये डिसऑर्डर है, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि ये तो शरारती आंसर है शरारती मेरी है, क्लास में, उसे बाहर निकालो। बाहर निकालो। हम्म, और मैंने इंडिया में कितनी जगह पर काम किया है, बहुत सारे बच्चे जो बाहर होते हैं ना क्लास में से, उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे ADHD होते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि हम ADHD की पहचान, स्कूल काउंसलर्स ADHD की पहचान ऐसे करते हैं कि किन बच्चों को क्लास से, बाहर निकाला जाता है। जो बच्चा उतने ही प्यार का, उतनी ही रिस्पेक्ट का, उतनी ही केयर का हकदार है, सिर्फ क्योंकि आप इग्नोरेंट हो या आपके उसके पेरेंट्स इग्नोरेंट हैं, उस बच्चे को टारगेट कर दिया जाता है। सो ये ADHDism जो है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर कोई पेरेंट 17 ईयर्स या 16 ईयर की काउंसलिंग के लिए आता है, तो आई ऑलवेज से कि नहीं, पहले मैं आपसे बात करूंगी। दिस गोज दैट वे कि पहले टीचर को समझना पड़ेगा कि ये अगर ये बच्चा ये है, तो हाउ कैन आई हेल्प दिस चाइल्ड। मैं अपने आप को एजुकेट करूं। पेरेंट्स को तो शिकायत कर ही देते हैं सारे, मैं अपने आप को एजुकेट करूं, मैं इसकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मुझे देखना पड़ेगा कि इसका मैथ्स स्ट्रांग है या इसकी हिंदी अच्छी है या इसकी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं उस टीचर के साथ जाके बात करूँ कि इसको ऐसे डील करो, इसको ऐसे डील करो। ये अगर हिलता जुलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के शरारत कर रहा है। हाँ, ऐसे बच्चे भी होते हैं, पर ये अलग बच्चे होते हैं, इनका पता चल जाता है। तो मतलब हाँ जी, ADHD अलग से दिखती है। हाँ जी, पर आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए और आप मानने के लिए तैयार होने चाहिए कि मेरा बच्चा ADHD है। अगर आपको ADHD होता क्या है, आपको नहीं, किसी को भी यही नहीं पता है, तो फिर आप उसके सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फिर अगर जैसे आपका बच्चा है, मैं काउंसलर हूँ, मेरी इतनी एज हो गई है, आपको ADHD पता ही नहीं क्या है, मैं आपको जाके सीधा बोल दूँ आपका बच्चा ADHD है, आप तो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। नहीं, आधों को समझ ही नहीं आएगा आई थिंक कि है क्या ये। हाँ, आप बोलोगे आए थे, पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए, मेरा बच्चा तो ठीक ठाक ही है, क्या प्रॉब्लम है इसको। ये तो सब करते हैं। हाँ, ये तो सब करते हैं, ये स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, फलां में इतना अच्छा है, तो हम बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे हैं। और उस बच्चे के बारे में सोच के देखिए, अब आप सोच लीजिए कि आपको वो होता है ना क्रचेस, आपको उससे चलना है, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, आपको उससे चलना है, ठीक है, लेकिन आपकी वो कोई छीन के ले गया चल ही नहीं पाओगे आप। और आपको पीछे से कोई धक्का दे रहा है कि चल ना, टांगे तो हैं तेरी, चल चल, क्या प्रॉब्लम है तुझे। वो बच्चा इस तरह से फील करता है। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को अक्सर ही हो जाती हैं, जिनको कि हम नॉर्मल देखते हैं, तो उसके बारे में जैसे रील्स देखते हैं तो थोड़ा पढ़ भी लें हम, है ना। आजकल तो आई थिंक बीमारी लोग रील्स में देख के ही अपने आप को मान लेते हैं कि मेरे को ये हो गया है, मेरे बच्चों को ये हो गया है। जैसे OCD है मेरे पास, तो OCD वाले 90% तो सेल्फ डायग्नोज्ड ही आते हैं, खुद ही मान लेते हैं। खुद ही मान लेते हैं ना, उनको मतलब ज़्यादा नहीं पता होता ऑब्सेशंस क्या हैं, कंपल्शंस क्या हैं, और वो खुद से मतलब काफ़ी कुछ कह देते हैं कि मुझे थॉट वाला OCD है, कोई बोलता है मुझे हाथ धोने वाला OCD है, कोई बोलता है मुझे एक्शंस वाला OCD है, मतलब वो तो खुद आपको से ज़रूरत नहीं पड़ती होगी आई थिंक ज़्यादा सवाल पूछने की। हाँ, नहीं जब पढ़ते, वो बता देते हैं सब कुछ। हाँ, वो सब बता देते हैं, पर उनको ये मनवाना कि आपको OCD नहीं है, वो चैलेंज है थोड़ा सा, क्योंकि वो उसी थॉट के साथ जी रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और जिनको एक्चुअली में होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वाले के तो इलाज बहुत बने हुए हैं, है ना, कि अगर किसी को हाथ धोने का ऑब्सेशन है या किसी को होता है ना इवन नंबर्स का ऑब्सेशन होता है कि इनको मेरे घर का भी इवन नंबर होना चाहिए, मेरे बैंक पासबुक का भी इवन नंबर होना चाहिए, मेरे मोबाइल का भी, मेरी गाड़ी का भी, मैं घर से तभी निकलूंगा जब इवन नंबर हो जाएगा। तो इन लोगों का तो इलाज होता है क्योंकि बना हुआ है। अब जिसको है नहीं है वो बोल रहा है कि मुझे है, तो उसका उसका तो चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है।
जो सिर्फ अपने माइंड में मान के बैठा है कि मेरे को ये बीमारी है। हाँ, जैसे जैसे जब कोविड था तब हम सबको बोला गया था कि हाथ धो, हम्म, है ना? तो हम बहुत बार धोते थे और बहुत बार वो करते थे, तो उसके बाद कई लोगों ने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। हम्म, उनको फोबिया हो गया जर्म्स का, जो बहुत डरते थे कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग कि हाथ बार बार धोना काफ़ी हो गया था। जी। अच्छा, अब हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जो वो अपने घर पे बैठ के अपने आप को खुश रख सके। जी ज़रूर, अच्छी बात कही आपने। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी और को करेक्ट करने से पहले, किसी और के वेज़ को राइट या रॉन्ग करने से पहले आप अपने आप को देखिए। हमें अपने आप को देखना चाहिए। हमें अपने अंदर, अपने साथ, अपने आप के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने साथ जुड़ना, अपने साथ टाइम बिताना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये कर लेंगे तो हमारे अंदर कंपैरिजन की फीलिंग, किसी और को करेक्ट करने की फीलिंग, किसी और के ऊपर गुस्सा करने की फीलिंग, वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगी। और ये चीज़ हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, हर इंसान को इंसान के रूप में देखिए, किसी रिश्ते के रूप में मत देखिए उसको। कि अगर वो बहू है तो उसको काम करना ही करना है, चाहे वो बीमार है या वो तो उसका रिश्ता है, लेकिन वो एक इंसान भी है। अगर फादर को बुखार हुआ है तो उसको जाना ही जाना है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा, पर वो एक इंसान भी तो है। सो पहले हमें अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को डेवलप करना चाहिए। सोसाइटल रिलेशनशिप्स जो हमने बनाए हैं, इसकी बारी बाद में आती है। अपने आप के साथ जुड़िए, यही मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।